राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि वो हार मान ले अपनी, ऐसा नहीं है कि वो हार मान ले अपनी, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रमा एकेडमी में। कुछ चंद लाइनों के साथ हमने अपनी क्लास की शुरुआत की है और उन चंद लाइनों को आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से जोड़िएगा। कोई आशिक मिजाज का व्यक्ति हो तो वो कहीं और ले जा सकता है ना। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है मध्य प्रदेश की जलवायु। तो आज आप बहुत कुछ समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आप लोग मौसम की मार झेल रहे होंगे, बहुत सारा कोहरा देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा ठंड देख रहे होंगे। तो क्यों है, कैसे है, हालांकि यह भारत के भूगोल की विषय वस्तु है, किंतु हम फिर भी कोशिश करेंगे कि एमपी से जोड़कर उसको देखें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, लेकिन उसके पहले आप ये भी जान लीजिए कि जो हमारा ये टॉपिक है वो कहाँ कहाँ आता है, कहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो राज्य सेवा परीक्षा होती है, जिसकी मुख्य परीक्षा भी चल रही है, तो उसमें तो पूछा ही जाता है। प्रीलिम्स में भी लिखा हुआ है और मेंस में भी लिखा हुआ है। तो दोनों ही जो प्री और मेंस की परीक्षाएं हैं उसमें ये टॉपिक है। एक बात तो वो लोग ध्यान रखें एमपीपीएससी वाले। दूसरी बात, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो विद्यार्थी हों वो भी ध्यान रखें कि उनके भी सिलेबस में ये बात लिखी हुई है। और तीसरी बात, जो मध्य प्रदेश ईएसबी एमपीईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसका पुराना नाम व्यापम था, उसकी भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भी जलवायु से संबंधित प्रश्न आपके पूछे गए हैं। उसमें कोई सिलेबस स्पष्ट नहीं है। तो शुरू करते हैं। और भी कोई अन्य एग्जाम जहां पर यह आता हो, यदि फॉरेस्ट सर्विस की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी एमपीजी के पूछा जाता है पहले पेपर में, तो आपके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा देखें प्रश्नों को कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मैं सिर्फ एक ही एग्जाम का प्रश्न उठाता हूं, आपको ये बात पता होगी। और वो एग्जाम है कौन सा आपका, जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा होती है उसके प्रश्न मैं उठा लेता हूं। जो दूसरी परीक्षाएं होती हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। बस ये बात इतना समझाने के लिए है कि क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना महत्व है, ये बताने के लिए सबसे पहले हम क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 2023 की पीएससी ने पूछ रखा है। इसको पढ़ेंगे हम बाद में जब हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। अभी सिर्फ इतना है कि आपसे जलवायु के संबंध में 4 लाइनें दी हुई हैं, इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है यह पूछा गया है आपसे। 2023 की परीक्षा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये देखना। लगातार 3 वर्षों में इसी पैटर्न के प्रश्न आए हैं, 3 बार से एक तो लगातार आ रहे हैं और इसी पैटर्न में आ रहे हैं। ठीक, फिर आएंगे जरूर लेकिन पैटर्न चेंज होगा। 2020 से लगातार पूछे जा रहे हैं जलवायु से प्रश्न। दूसरा प्रश्न आप देखें तो ये सेम पैटर्न पर आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है। इसमें भी कुछ कथन दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और ये 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी डिस्कस करेंगे हम क्लास के अंत में। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वापस से बस स्टेटमेंट्स चेंज है, बाकी प्रश्न का स्वरूप सेम है। तो ये लगातार 2021, 2022 और 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये हुआ। देन 220 में आया, 2020 में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। तो ये जलवायु का प्रश्न 2020 में भी आया। 2020 में 2 प्रश्न आए जलवायु से। दूसरा प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं तापमान, वर्षा, इन सब की बातें जलवायु से जुड़ी होती हैं, इनको हम सीखेंगे। तो ये कुछ प्रश्न हैं आपके जो लगातार 20, 21, 22, 23 है ना, लगातार पूछे जा रहे हैं। और कुछ और परीक्षाओं की बात करें, 2018 में भी पूछा गया मध्य प्रदेश की जलवायु है तो किस प्रकार की जलवायु एमपी में पाई जाती है, ऐसा प्रश्न आया। अगला प्रश्न भी आपका सेम उसी तरह का है जो कि 2016 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो बस विकल्प चेंज है यहाँ पर, बाकी सेम प्रश्न था। तो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, आपको यह सीखने को मिला। 2016 में पूछा और सेम यही प्रश्न 2018 की परीक्षा में पूछ लिया गया। थोड़ा बहुत विकल्प चेंज है, बाकी लगभग वही बात है। ठीक, तो ऐसे पैटर्न में प्रश्न आते हैं आपको, ये हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंत में। अभी अपने टॉपिक को हम क्या करें, शुरू करते हैं। एक बात आप जरूर बता दीजिएगा, जो लोग यह क्लास देख रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इस क्लास में आपको कुछ ना कुछ कमेंट करना है। कुछ भी लिख दीजिए कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करता हूं या करती हूं, बस मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग उसकी तैयारी करें। सामने एक एग्जाम है,
जो पीएससी के ज्यादातर विद्यार्थी हैं हमारे, तो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के आप विद्यार्थी हैं, बहुत सारे लोग यदि देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ और अच्छा किया जा सकता है। चूंकि अभी विद्यार्थियों की संख्या कम है, इसलिए हम बहुत उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पर आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए कुछ नया रोचक और कुछ अधिक लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। टॉपिक का नाम क्या है? जलवायु है। तो सर्वप्रथम एक इंट्रो देखेंगे हम कि जलवायु होती क्या है। इंट्रो के पहले और एक बात सीख लीजिए कि क्या हम पढ़ चुके हैं। हमने एमपी का पूरा ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन देखा था, देन भूगर्भिक संरचना, इसका तात्पर्य ही कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, सबसे कम व्यूज इसी लेक्चर में है। इसमें चट्टाने हैं, इसका मतलब आप लोग यदि नहीं जानते तो इसको भी देख लीजिएगा, प्रश्न आते हैं। भौतिक विभाजन, इसमें आपको पठारों के बारे में पढ़ना होता है। देन पर्वत श्रेणियां आप जानते हैं, नदियां, परियोजनाएं, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा मध्य प्रदेश की जलवायु। बढ़ते हैं आगे। इंट्रोडक्शन। तो सिंपली जलवायु क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है आप अंग्रेजी में जानते हैं, क्लाइमेट होता है। क्या मतलब होता है? क्लाइमेट। तो जलवायु हिंदी में हमने लिया है और अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट। ये ग्रीक टर्म क्लाइमा से निकला है। किस टर्म से निकला है? क्लाइमा से। इसका मतलब जो होता है वह तिरछेपन से है। किससे है? तिरछेपन से है। ठीक, तो अब ये तिरछापन किसका तिरछापन? तो सूर्य की किरणों का तिरछापन। किसका तिरछापन है? सूर्य की किरणों के तिरछापन से ये जुड़ी हुई आपकी बात है। कैसे? तो ये बीच में सूर्य मान लो, आसपास पृथ्वी मान लो, पृथ्वी आपकी झुकी हुई है, आपको यह भी मानना है। मानना क्या? ये सत्य ही है। तो आप इसमें देखते हैं जो सूर्य की किरणें हैं, कहीं पर सीधी पड़ती हैं और कहीं पर कैसी पड़ती हैं? आपकी तिरछी पड़ती हैं। तो इन्हीं तिरछेपन से क्या लिया गया है? ये शब्द को उठाया गया है, ग्रीक लैंग्वेज का ये टर्म है। जैसे कि आपके यहां पर यदि किरणें जाएंगी तो मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ेंगी, लंबवत किरणें पड़ेंगी। बाकी यदि आगे किरणें जाएंगी तो कैसी जा रही हैं? तिरछी जा रही हैं। कर्क रेखा पर जब पृथ्वी इस दशा में होगी, जैसे ये कौन सी कंडीशन है? 22 दिसंबर की कंडीशन है, मतलब दिसंबर यानी ठंड का महीना आप समझिए। तो पृथ्वी इस तरह होगी, इस तरह झुकी होगी। मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा होगा, कर्क रेखा पर तिरछा, और उसके ऊपर तो और तिरछी किरणें। तो ये इससे बहुत सारा प्रभाव पड़ता है आपकी पृथ्वी पर। जलवायु चेंज हो जाती है हर जगह की। ठीक, जैसे आप अभी ठंड को महसूस कर पा रहे होंगे, तो ये ठंड क्यों है? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ रही हैं। सूर्य तो निकल रहा है ना, उसका सूर्य तप तो आपको प्राप्त हो रहा है, किंतु तापमान अधिक नहीं है। इसका कारण क्या है? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं। जब वही किरणें आपकी सीधी पड़ने लगती हैं, जैसे ये स्थिति है, यहां पर सीधी पड़ने लगेंगी, गर्मी वाला मौसम समझ लो इसको। तो यहां पर जब लंबवत किरणें पड़ती हैं तो यही प्रभाव गर्मी में बदल जाता है। सूर्य तप वही है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की विकिरण वही है, लेकिन यहां पर गर्मी होती है और यहां पर ठंडी होती है। तो ये भूगोल में आप सीखेंगे। तो ये तिरछेपन से शब्द निकला है जलवायु आपका। ठीक है, अब ये जो जलवायु हमने हिंदी का शब्द लिया है, हिंदी में कौन सा शब्द है? जल और वायु। तो जल का मतलब आप जानते हैं और वायु का मतलब भी आप जानते हैं। तो जल और वायु के सम्मिलित प्रभाव से जो दशाएं हमको देखने को मिलेंगी वो सिंपली जलवायु कहलाएगा। वास्तव में जलवायु के बहुत सारे तत्व होते हैं। जैसे कि जल का मतलब यहाँ वर्षा से ले लो, वायु में पहले वायु दाब ले लो, और फिर वायु मतलब पवन से ले लो, पवन की दिशाएं, गति, ये सब ले लो। फिर आपका आर्द्रता होता है, ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं अपन, या सिंपली जल का गैसीय रूप मानिए जो हवा में मौजूद है। और आपका तापमान ले लो। ठीक, तो ये सारे तत्व होते हैं आपके किसके? आपके जलवायु के। लेकिन इसमें मुख्य बात जल और वायु का ही प्रभाव खूब रहता है, इसलिए जलवायु, इसको हमने इस टर्म को एक्चुअली अपनाया है ना। तो ये कुछ बातें थी उसके अर्थ की एक प्रकार से। अब डेफिनेशन देख लेते हैं जलवायु की क्या होती है। तो क्या लिखा है? किसी स्थान विशेष, जैसे मध्य प्रदेश को मान लो, किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधी दशाओं के दीर्घकालिक औसत को। एक शब्द होता है मौसम और एक शब्द होता है जलवायु, दोनों में अंतर है। हालांकि दोनों के तत्व समान है। दोनों में क्या देखा जाता है? वही तापमान देखा जाता है, वही वायुदाब देखा जाता है, वही आपका पवनें देखी जाती हैं, आर्द्रता देखी जाती है, वर्षा देखी जाती है। यही तत्व हैं दोनों के। लेकिन एक में दीर्घकालिक रूप से देखा जाता है और एक को
अल्पकालिक रूप से। मतलब यही चीजें आप देखें कि कहीं का तापमान कैसा है, कहीं की वर्षा कैसी है, उसके आधार पर उसको बता दो आपकी क्या है। तो यदि वो कुछ घंटे के लिए वहां का तापमान बढ़ गया है, बारिश हो रही है या कि बारिश नहीं हो रही है, तो आप उसको मौसम कह देंगे कि बड़ा खराब मौसम है, ज्यादा तेज तापमान है ना। अचानक वर्षा होने लगे मान लो कहीं पर, तो आप कहेंगे कि मौसम चेंज हो गया। लेकिन परमानेंट तो नहीं है कि सीजन में वर्षा हो रही है, ठीक, तो आप उसको आर्द्र जलवायु के रूप में नहीं लेंगे, ठीक। तो मौसम क्या है, क्षणिक होता है, अल्पकालिक होता है, उसका स्थान भी कहीं ना कहीं सीमित होता है, क्षेत्र क्या होता है सीमित, कि इंदौर का आपका मौसम कैसा है, रीवा जिले का मौसम कैसा है, सीहोर का कैसा है, ऐसे आप बोलते हैं, ठीक। जलवायु बड़े स्तर की चीज है, वो एक बड़े क्षेत्र के लिए देखी जाती है, और उसमें ये जो तत्व मैंने आपको बताए वो दीर्घकालिक रूप से देखे जाते हैं। कम से कम 32 साल आप उसका एनालिसिस करते हैं और उन तत्वों के औसत को देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं आप कि यहाँ की जलवायु कैसी होगी। जैसे हमारे देश और हमारे प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है पहली बात, और दूसरी मानसूनी है, ठीक। साथ में हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्लियर। चलिए, तो ये सिंपल एक इंट्रो था। मौसम जान लिया आपने और जलवायु जान ली। मौसम का प्रभाव भी सीमित क्षेत्र पर होता है और जलवायु का प्रभाव बड़े क्षेत्र पर होता है। मौसम की कुछ घंटे पूर्व आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जलवायु का पूर्वानुमान जल्दी नहीं लगाया जा सकता है, ठीक, उसके परिवर्तन वगैरह का। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे अंतर हैं। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि जो मैंने आपको तत्व बताए, वापस से बता रहा हूं, लिख देता हूं और अच्छा होगा, कि क्या क्या देखना होता है जलवायु में आपको। तत्व का मतलब जिन चीजों से जलवायु बनी हुई है ना। तापमान देखना है आपको, वायुदाब देखना है आपको, पवनों की दिशा या पवनों की गति भी देखनी होती है, देन आर्द्रता, पवनों पर जो गैसीय रूप में जल उपलब्ध है, और आपका वर्षा। ये सारी बातें आती है इसमें। मुख्यतः आप तापमान और वर्षा को ले लो। किस किस चीज को ले लो, तापमान और वर्षा को, कि सिंपली आप कहीं का तापमान और वर्षा देखकर बता देते हैं कि यह किस प्रकार की जलवायु है। जैसे कि आपका शुष्क जलवायु है कहाँ की, राजस्थान का जो मरुस्थलीय इलाका है, क्योंकि वहां वर्षा नहीं होती है तो आप क्या कह रहे हैं, शुष्क है। और साथ में वहां पर गर्मी बहुत होती है, इसके कारण आप उष्ण कटिबंधीय कह देते हैं। तो वो कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है। स्पष्ट है बात। वैसे ही कहीं अधिक वर्षा हो रही है और तापमान भी अधिक है, तो तापमान अधिक और वर्षा अधिक, तो ये उष्ण कटिबंधीय है क्योंकि यहाँ तापमान अधिक है, और वर्षा अधिक है तो मतलब आर्द्रता वहां अधिक है, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु आप कह देते हैं। तो ऐसे आप बता सकते हैं किसी भी जलवायु का कि कहीं का तापमान कैसा है और वर्षा कैसी है। बाकी ये वायुदाब, पवने, आर्द्रता, ये सब प्रभावित करने वाले एक्चुअली तत्व हैं या घटक हैं उस जलवायु को, ठीक। चलिए, तो ये बात थी जलवायु की। तो सिंपली किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधी दशाएं, तो कौन सी दशाएं हैं मौसम संबंधी, ये वाली दशाएं जिनकी बात यहां पर की गई है वही है मौसम संबंधी दशाएं। आप यहां पर वायुमंडलीय दशाएं शब्द यूज कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि किसी स्थान विशेष की वायुमंडलीय दशाओं के दीर्घकालिक औसत को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो जलवायु क्या होती है ये बात अब आपको समझ में आई। थोड़ा ध्यान से सुनना हर बात, क्योंकि यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट वाले। कोई बहुत सारे फैक्ट्स नहीं है और टू द पॉइंट फैक्ट्स ही नहीं पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट की बात होती है। तो इसको समझना अति आवश्यक है। हर बात को गौर से सुनिएगा, हर बात को ध्यान से लिखिएगा भी। चलिए, तो ये एक इंट्रो हो गया, जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है। अब हम थोड़ा एमपी की बातें करें, कुछ ऊपर ऊपर की। तो मध्य प्रदेश कहां पर स्थित है, तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में। इसका क्या तात्पर्य है कि आपकी पृथ्वी है ऐसे, अब इस पृथ्वी में 20 से जाती है 0 डिग्री रेखा, 23.5 डिग्री रेखा है आपकी, एक रेखा है आपकी 66.5 डिग्री, नीचे सेम है इसी तरह से, ठीक है। तो देखो, जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा बना लेते हैं, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा का जो इलाका है, यहां पर सूर्य की लंबवत किरणें ज्यादा समय के लिए मिलती हैं, है ना। विषुवत रेखा में तो 2 बार सूर्य सीधा चमकता है, ऐसा रटा होगा शायद आपने भूगोल में। कर्क रेखा पर एक बार लंबा और मकर रेखा पर भी, है ना।
जैसे अभी कहां पर लंबवत होगा, अभी मकर रेखा पर लंबवत है, तब जाकर कर्क रेखा वाला इलाका जो हमारा मध्य प्रदेश या भारत वाला इलाका है, वहां पर क्या पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, क्योंकि सूर्य कहाँ चमक रहा है, मकर रेखा पर चमक रहा है। तो ये स्थिति है। अच्छा, ये भले मकर रेखा पर चमके या कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर उसका प्रॉपर प्रभाव रहता है, ज्यादा तिरछी किरणें वहां नहीं होती हैं, वहां लगभग सीधी किरणें ही होती हैं। ठीक है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है वो लगभग गर्म ही होता है, वहां सूर्य की पर्याप्त किरणें पहुंचती हैं। तो जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का इलाका है, यहां पर गर्मी अधिक होती है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब सिंपली जोन या क्षेत्र प्रदेश से होता है। ठीक है, उष्ण मतलब गर्म, तो उष्ण कटिबंध हमने इसको कह दिया। देन अब सबसे ऊपर चले जाओ ध्रुवों की ओर, जो 66.5 डिग्री रेखा एक दिखाई देगी आपको ग्लोब या के आपके आपके अटलस में, तो वो इलाका बहुत ठंडा है। कैसा इलाका है, बहुत ठंडा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये तो हो गया उष्ण, इसको कह दिया हमने शीत। क्या कह दिया, शीत, के ठंडा इलाका है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र बचा, उसमें दोनों ही चीजों की विशेषताएं थोड़ा थोड़ा दिखाई देंगी कि ऊपर वाला हल्का इलाका कैसा होगा, आपका ठंडा होगा पर कम ठंडा होगा, और इधर वाला इलाका गर्म होगा पर कम गर्म होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो बीच का जो क्षेत्र बचा है एक्चुअली वो क्या हो जाएगा, शीत प्लस उष्ण बराबर शीतोष्ण। क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कहलाएगा कि नहीं। पर वास्तव में हम इसको और भागों में बांटते हैं, जैसे कि अपन बताना चाहें इनका विस्तार, तो कर्क रेखा से मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र उष्ण कटिबंध का है। 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 तक का जो कटिबंध है, जो क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है, शीतोष्ण। लेकिन यहाँ पर हम और इसको विभाजित करते हैं, बीच में आपको एक 45 डिग्री रेखा दिखाई देगी, तो 45 डिग्री कर्क रेखा से 45 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम उपोष्ण कह देते हैं। क्या कहते हैं, उपोष्ण, मतलब गर्म वो भी है, यहां बस किरणें नहीं चमकेंगी सीधी, जब यहां सूर्य एकदम सीधी स्थिति में है तो थोड़ा प्रभाव यहां भी जाएगा, वो भी गर्म इलाका है, तो इसलिए उप उष्ण कह रहे हैं। उष्ण है लेकिन थोड़ा कम उष्ण है। ठीक है, उपोष्ण। और इधर क्या कह देते हैं अपन, इसको शीतोष्ण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, शीतोष्ण। तो ऐसा है कि उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, 4 ये कटिबंध है। तो अब यहां समझो हमारा एमपी कहां है। ठीक, अब यहां एमपी का मैप बना लेते हैं। मध्य प्रदेश के मानचित्र में देखोगे तो बीचों बीच से एक रेखा गुजरती हुई दिखाई देगी आपको, जिसका नाम है कर्क रेखा। 14 राज्यों से गुजरती है, ये लेक्चर में सामान्य परिचय में पढ़ा चुका हूं। तो ये ऐसे गुजर गई, तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा है। ठीक है, अब यहां पृथ्वी से मिलाओ कि ये कर्क रेखा यानी कि विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक का जो इलाका है, ये वाला इलाका मध्य प्रदेश कहीं यहां स्थित है मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ का इलाका किस में आ गया, किस जलवायु में, उष्ण कटिबंध में। क्या आ गया, उष्ण कटिबंध में। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है ये बातें, प्रश्न ऐसे ही आए हैं, सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं सब समझ में आ जाएंगे जब आप ये बात समझ लोगे। फिर अब हम आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के बीच से तो कर्क रेखा है, और कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है, उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। कैसा कहलाता है, उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो ये जो इलाके हैं वो कौन से कहलाएंगे, उपोष्ण कटिबंध कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा मध्य प्रदेश या हमारा भारत ही उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में है। कहां कहां है, 8 डिग्री से 37 डिग्री तक आप जानते हैं भारत का विस्तार है। 45 डिग्री के बाद चालू होगा शीतोष्ण कटिबंध, उसके पहले क्या है, उपोष्ण। तो भारत और मध्य प्रदेश कहां स्थित है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध के जोन में। लेकिन ध्यान ये रखना है, हमारी जो जलवायु है, ये स्टेटमेंट्स आए हैं इसलिए इनको, इन शब्दों को भी ध्यान रखना है मतलब समझने के लिए। लेकिन जो हमारे यहाँ की जलवायु है वास्तव में देखा जाए हिमालय के नीचे की पूरी, वो उष्ण कटिबंध ही लिखा मिलेगा आपको। आप चाहे जलवायु के नाम को बोलेंगे या कि आप वर्षा के प्रकार देखेंगे या कि कुछ भी आप बोलेंगे, तो वो उष्ण कटिबंध में ही गिना जाता है। कारण इसका यही है कि हिमालय है, हिमालय ने ठंडी हवाओं को रोक लिया है, जिसके कारण ये जो ऊपर का इलाका भी है ये भी कैसी दशाएं दिखाता है, कैसी जलवायु हमको यहाँ दिखती है, उष्ण कटिबंध की ही जलवायु हमको यहाँ भी दिखाई देती है। तो हम बात करेंगे कि एक प्रकार से तो पूरा जो हिमालय के नीचे का भारत है यानी कि मध्य प्रदेश भी वो उष्ण कटिबंध में ही है। लेकिन स्टेटमेंट पूछे गए हैं तो एक्चुअल बात ध्यान रखना कि उष्ण में भी हैं हम और उपोष्ण में भी हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जैसा स्टेटमेंट आए वैसे आपको कॉन्सेप्ट लगाकर आंसर लगाना होगा।
कि जलवायु देखने के लिए मतलब तापमान, वर्षा, ये सब देखें तो कैसी जलवायु है, पूरी की पूरी उष्णकटिबंध की ही विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो क्षेत्र है किसमें आ जाएगा हमारे एमपी का, उष्णकटिबंध में भी है और उपोष्ण में भी है। क्लियर है बात। हालांकि अब और जब पर्वतीय क्षेत्रों वगैरह को ले लेंगे, एमपी का तो नहीं भारत में, तो लगभग दुनिया में जितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है भारत में सब पाई जाती हैं, है ना। कि जैसे उष्ण कटिबंध है, उपोष्ण है। अब हिमालय में चले जाओगे तो हिमालय में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होगा, तापमान गिरेगा। तो वहां कुछ क्षेत्र में कुछ ऊंचाई बाद आपको शीतोष्ण कटिबंध में मिल जाएगा। 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई तक आप पहुंचेंगे तो वहां शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु की जो विशेषताएं होती हैं वो दिखने लगती हैं। दक्षिण भारत में भी कुछ इतने ऊंचे पर्वत हैं जहां पर हमको शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु दिखाई देने लगती है। जैसे कि दक्षिण भारत में जो नीलगिरी वगैरह है, अन्नामलाई वगैरह का आपने नाम सुना होगा, तो दक्षिण भारत में जो पश्चिमी घाट की ऊंची श्रेणियां हैं वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। तो कैसे, क्योंकि वो ऊंचा स्थान है और ऊंचाई पर जाने पर तापमान गिरेगा, और तापमान गिरेगा तो जलवायु का स्वरूप भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। भारत में आप देखो तो शीत कटिबंध भी पाया जाता है। आप देखोगे ना हिम पूरी तरह से जमा है आपके ऊपरी क्षेत्रों में हिमालय के। तो सभी प्रकार की जलवायु हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन मोस्टली हम बात करें कौन सी पाई जाती है तो उष्ण कटिबंध। ये बात स्पष्ट हुई। अब आपको आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो जब आपसे कभी पूछी जाए कि मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है तो एक शब्द में उत्तर देना है, एक सुर में उत्तर देना है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय का मतलब आप समझ गए अब कि हम उष्णकटिबंध क्यों कह रहे हैं। अब देखो मानसूनी शब्द लगा है एक, तो ये क्यों लगा रहे हैं हम, तो मानसूनी शब्द हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक तो उष्णकटिबंध मतलब ताप अधिक है, और मानसूनी शब्द इसलिए लगा दिए क्योंकि हमारे यहाँ जो ये जलवायु में वर्षा गिनी जाएगी, तो वर्षा जो होती है वो कैसी होती है, वो मानसूनी वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा होती है। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य है ऋतुवत परिवर्तन। क्या होता है, ऋतुवत परिवर्तन। यानी कि सिंपली मानसून कोई और चीज नहीं है, ये तो न्यूज नहीं आके सामान्य रूप से हम बोल देते हैं कि मानसून आ गया, मानसून आ गया। मानसून का संबंध हम सिर्फ वर्षा से लेते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और डीप में जाएंगे तो मानसून सिंपली पवनें होती हैं। क्या होती हैं, पवनें होती हैं, और वो हमेशा रहती हैं। अभी जैसे शीतकाल है तो अभी कौन सा मानसून चल रहा है, अभी उत्तर पूर्वी मानसून चल रहा है। कौन सा चल रहा है, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चल रही हैं। तो मानसून तो अभी भी है, लेकिन वर्षा नहीं हो रही इससे, क्योंकि ये कहां से आ रही हैं हवाएं। जैसे कि भारत को आप देखेंगे, आधा ही बनाते हैं, तो पवनें कहां से चल रही हैं, इस तरफ से आ रही हैं, है ना। उत्तर पूर्व से जो पवनें आ रही हैं ये पूरे प्रायद्वीप में ऐसे जा रही होंगी समुद्र की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही हैं। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने वाली पवनें जो हैं इनमें तो भूमि वाला भाग ही है, जलीय भाग है ही नहीं, तो इनको नमी कहाँ से मिलेगी। जब नमी नहीं है तो ये शुष्क होंगी, शुष्क है तो ये वर्षा करेंगी नहीं। सिंपल सी बात है। तो ये ठंडी वाला मौसम है। ठीक है, जब यही पवनें अपना रूप चेंज करती हैं, जब कहां से चलने लगेंगी, जब यही पवनें आपकी इस तरफ से चलने लगती हैं। अब ये भारत की जलवायु में आपको देखना होगा क्यों, कैसे, क्या क्या दशाएं बनती हैं। एक सिंपल सी दशा आपको बता दूं कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है यहां पर बन जाता है लो प्रेशर। अधिक गर्मी के कारण क्या बन जाता है, लो प्रेशर। गर्मी अधिक होती है, गर्म इलाका है, पवन भी गर्म होगी, पवन ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठ जाएगी तो वो इलाका पवन से खाली हो जाएगा, तो उसको लो प्रेशर वाला इलाका कहते हैं, निम्न दाब वाला इलाका कहते हैं। और जहां भी निम्न दाब होते हैं उच्च दाब से पवनें उसको भरने का प्रयास करती हैं। और यहां पर भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि यहां उच्च दाब बनता है और सागर में मतलब अरब सागर में हाई प्रेशर और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलने लगती हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ वर्षा होती है। अब ये पवन देखो क्या हो गया कि एक समय पर चल रही थी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये उत्तर पूर्व इलाका है और ये कैसा इलाका है, जो भारत का पश्चिमी घाट वाला इलाका समझ लो, ये दक्षिण पश्चिम इलाका है। तो दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही थी, इससे वर्षा नहीं हो रही थी। तो एक समय पर पवनें ऐसी चलती हैं, फिर वही कुछ समय के लिए पवनें कैसी हो जाती हैं, बदल जाती हैं। उन्होंने क्या कर लिया, चेंजेस कर लिए कि वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने लगी। तो चेंजेस हो गए ना, तो सिंपली परिवर्तन वाली पवनों को ही हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। अरबी भाषा का एक शब्द है। तो
आपका ये क्या होने लगेगी इससे, चूंकि ये समुद्र से आ रही है इसलिए इनमें नमी होगी और वर्षा होने लगेगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी अब आपको, है ना। तो मानसूनी जलवायु हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वर्षा होती है वो मानसूनी पवनों से होती है, यानी कि जो अपना रुख बदल रही हैं उन पवनों से होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अपनी जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा, अभी तक आप ये रटते रहे होंगे, अब इनका मतलब भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। ये लिखा भी वही बात कि मध्य प्रदेश की उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है। कर्क रेखा से तापमान बढ़ता है, ठीक है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। तो ये बात थोड़ा सा आपकी इंट्रोडक्शन की ही बात थी। हमने पहले एक बड़ा इंट्रोडक्शन देखा, यानी जलवायु क्या होती है वो आपको एमपी में बहुत समझने की जरूरत नहीं है। फिर भी अब कोई विषय हम पढ़ रहे हैं तो अब बिना जाने उसको आगे बढ़ जाएं तो ठीक से समझ में नहीं आती चीजें। ये छोटा लेक्चर है, बहुत बड़ा नहीं है ना, तो खत्म हो जाएगा जल्दी ही। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश की ऋतुओं में। तो हमने एक इंट्रोडक्शन देखा, काफी बातें आपको समझ में आई। क्या क्या समझ में आया कि जलवायु क्या है, मौसम क्या है। कम समय के लिए जो आपको वायुमंडलीय दशाएं देखने को मिले वो मौसम है, कि तापमान अचानक बढ़ गया, तापमान अचानक गिर गया, वर्षा होने लगी पता चला अचानक से, जैसे अभी हो रही है ना, ठंडी का मौसम है, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो, तो वर्षा हो जाती है। तो ये क्या है, ये कोई बरसात, ये आर्द्र ऋतु थोड़ी आ गई, ये कैसी अभी शुष्क ऋतु ही है, बस मौसम चेंज हो गया, कोई बात नहीं। ठीक, तो ये मौसम होता है। जब यही चीज दीर्घ काल के लिए देखी जाने लगी, कम से कम 32 वर्ष तक किसी बड़े स्थान को हम देखें, एनालिसिस करें और पाएं वहां की यहाँ का तापमान औसत 20-25 डिग्री सेल्सियस रहता है, यहाँ पर बीच के 3-4 महीने वर्षा होती है और इस तरह से वर्षा होती है, मानसूनी पवनों के द्वारा होती है, तो आप उसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कह दिए। सिंपल सी बात है। कहीं और किसी इलाके में चले गए, इंडोनेशिया में चले जाओ या कि आप अमेजोन के जंगल में चले जाओ, ब्राजील में, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कोई ऋतु ही नहीं होती। वो चूंकि विषुवत रेखा में है, सूर्य की किरणें बहुत तिरछी सीधी कुछ होती नहीं, हमेशा सीधी किरणें ही वहां पड़ती हैं, तापमान हमेशा अधिक रहता है। चाहे आपके यहाँ जैसे अभी ठंडी है लेकिन वहां गर्मी ही है, ठीक है, क्योंकि मकर रेखा पर सूर्य चमक रहा है और मकर रेखा पर चमक रहा है मतलब विषुवत रेखा पर उसका ठीक ठाक प्रभाव होगा, पर कर्क रेखा काफी दूर हो जाती, इसलिए यहाँ तिरछी किरणें हैं। ठीक, तो विषुवत रेखा में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, वो क्या है, वहां पर तापमान रहेगा ऊंचा, ऊंचा तापमान तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो हवाएं जो है ऊपर उठेंगी, हवाएं ऊपर उठेंगी और जलवाष्प उनमें है ही, तो संघनन होगा, संघनन होगा तो वर्षा हो जाएगी। तो वहां हमेशा क्या होता रहता है, गर्म भी रहता है वो क्षेत्र और हमेशा वर्षा होती है, वहां कोई ऋतु देखने को नहीं मिलती है। तो अब 32 वर्ष तक हमने एनालिसिस किया कि वहां पर ऐसा हो रहा है, तो उसको हमने क्या कह दिया, हमने उसको भूमध्य रेखीय जलवायु नाम दे दिया, कि भूमध्य रेखा में इस प्रकार की विशेषता वाली जलवायु है। अब ऐसा कहीं पर भी होगा वो कैसी जलवायु का क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय कहला जाएगा। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक, तो वो हमने देखे मौसम और जलवायु के फर्क, और उसके बाद हमने एमपी के जो तथ्य थे कि कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उसको समझा। अब आते हैं ऋतुओं पर। यहां से प्रश्न आते हैं आपके कि मध्य प्रदेश की ऋतु, मेंस में मतलब अभी तक देखो प्रश्न नहीं आए हैं, है ना। 2014 के पहले कहीं कोई प्रश्न आपको मिल जाए तो कोई बात नहीं, पर 2014 जब से पैटर्न चेंज हुआ तब से क्या है, आपका मेंस में प्रश्न नहीं आए। बाद में 2020 में चेंज हुआ, तो 20 से भी 21 और 22 और 23 का मेंस, सॉरी 22 का चल रहा है, तो अभी तक नहीं आए, फर्स्ट पेपर हो ही गया, तो कोई अभी क्वेश्चन यहाँ जलवायु से नहीं आया है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश की ऋतुओं को समझना है। ऋतुएं क्या होती हैं, सिंपली कुछ महीनों के बाद जो हमारी दशाएं चेंज हो जाती हैं, वायुमंडलीय दशाएं चेंज हो जाती हैं, गर्मी ठंडी ये सब बदल जाता है, तापमान बदल जाता है, वर्षा वगैरह होने लगती है, यानी नमी की मात्रा बदल जाती है, ये सारी चीजें ही क्या कहलाती है, ऋतुएं, है ना। 2-3 महीने के अंतराल पर हमारे देश में ये ऋतु क्या होती है हमको देखने को मिलती है अलग। तो देखते हैं, आपका भारतीय मौसम विभाग है, आईएमडी इसको कहते हैं शॉर्ट में, क्या नाम है इसका, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये सारा ये मौसम से रिलेटेड काम करता है, मतलब जलवायु की भी बात करता है, नाम इसका जरूर मौसम विज्ञान विभाग है, लेकिन काम ये जलवायु की भी का भी करता है। कोई चक्रवात आता है तो सूचना देना, कोई आंधी आने वाली है तो सूचना देना, मौसम चेंज होने वाला है तो सूचना देना, तो ये काम सारे करता है। इसके अनुसार ऋतुएं जो है वो आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है उत्तर पूर्वी मानसून की ऋतु। कौन सी होती है, उत्तर पूर्वी मानसून की ऋतु। शायद ये बात आपको समझ में अब आ गई हो, है ना। कौन सी ऋतु की बात मैं कर रहा हूं, छोटा सा मैप बना लेता हूं वापस से एक बार।
है ना, ऐसा हमारा भारत है। तो ये क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व मानसून की एक ऋतु होती है जिसके अंतर्गत दो ऋतुएं शामिल है, एक है शीत ऋतु और एक है शुष्क ग्रीष्म ऋतु। तो उत्तर पूर्वी यहाँ पर क्या चीज है, मानसून। मानसून का मतलब क्या, हवाओं से है। मानसून शब्द का क्या मतलब है, हवा है जो कि चेंज होती रहती है। सिंपल सा, मानसून का मतलब क्या, हवा है और बदल जाती है वो कभी भी। ठीक, तो उत्तर पूर्वी मानसून मतलब ये उत्तर पूर्व से पवन चल रही होगी। जब उत्तर पूर्व से पवन चल रही होगी उस टाइम पर कौन सी ऋतुएं होती हैं, तो उस टाइम पर शीत ऋतु होती है और शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। देख लें, तो इस टाइम पर हवाएं कहां से कहां चल रही हैं, इस तरफ चल रही हैं। किस तरफ चल रही हैं, है ना, ये इस तरह से हवाएं चल रही हैं आपकी। अभी भी पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में कोई इशू नहीं है। तो ये इस तरह जब हवाएं चल रही हैं तो इसमें ऊपर का भूमि वाला भाग है, कोई सागर, कोई महासागर तो है नहीं कि वहां से इन पवनों को नमी मिल जाएगी और वो आकर वर्षा कर देंगी। सूखा है, तो ये पवनें भी क्या हैं, शुष्क हैं। तो शुष्कता होगी, तो ये जो शीत ऋतु है इस टाइम पर क्या होगी, शीत ऋतु होगी। इस टाइम पर वर्षा होती है क्या, नहीं होती है। आ जाए ग्रीष्म काल, ग्रीष्म ऋतु का मतलब तो समझते हो ना, गर्मी, समर, है ना। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या वर्षा होती है, नहीं होती। चूंकि वर्षा नहीं होती इसलिए यहां पर क्या लिखा है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। ये जो उत्तर पूर्व से पवनें चल रही हैं 6 महीने ऐसे चलेंगी, 6 महीने उस तरफ चलेंगी। ठीक है, तो जब ये इस तरफ चल रही हैं तो यहाँ पर एक शीत ऋतु दिखाई देगी और एक आपको शुष्क ग्रीष्म ऋतु दिखाई देगी। मतलब सर्दी का मौसम जो कि आपके नवंबर दिसंबर से चालू होता है, मार्च तक, मान लीजिए फरवरी मार्च में समाप्त हो जाएगा। और मार्च से क्या चालू हो जाएगा, आपका गर्मी चालू हो जाएगा और जून तक चलेगा, जुलाई जून तक। ठीक है, मई जून तक मान लो गर्मी। तो ये जो 6 महीने का काल है, इस टाइम पर हवाएं कहाँ से चलती हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही होती हैं। और ये मौसम शुष्क होता है क्योंकि इनको नमी प्राप्त करने का कोई साधन ही नहीं है ऊपर। अब दशाएं चेंज होती हैं, जब गर्मी का मौसम खूब आ गया, खूब भूमि तुरंत गर्म होती है, कुछ समय बाद तो एकदम खतरनाक तरीके से गर्म होगी। और ये गर्म होगी तो यहाँ की वायु को ऊपर उठाएगी। जब यहाँ से वायु ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ बनेगा लो प्रेशर। तुलनात्मक रूप से भूमि खंड की तुलना में सागरी भाग में इतना जो वो है आपकी गर्मी है उसका प्रभाव कम पड़ेगा। जल देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, ये कॉन्सेप्ट पता है। तो यहां पर गर्मी उतनी नहीं होगी। तो तुलनात्मक रूप से इसकी तुलना में यहां हाई प्रेशर बन जाएगा, उच्च दाब बन जाएगा। और हमेशा पवनें किस तरफ चलती हैं ये ध्यान रखना, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। किस तरफ चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो ये दशा चेंज होगी और कैसी हो जाएगी, अब दूसरा मैप बनाने में समय नहीं लगाते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, ऐसी हो जाएगी। पवनें किस तरफ चलने लगेंगी, दक्षिण पश्चिम से आपकी उत्तर पूर्व की ओर चलने लगेंगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो अब ये दूसरी जो ऋतु का प्रकार वो क्या लिखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतुएं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में जब हवा चलेगी तो कौन कौन सी ऋतु दिखेगी, एक लिखा है आर्द्र ग्रीष्म ऋतु। क्या लिखा है, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु। मतलब ग्रीष्म ऋतु ही है ये कैसी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु ही है, लेकिन इसमें नमी रहेगी, आर्द्रता रहेगी, यानी कि वर्षा हो रही होगी। तो ये सिंपली जो आर्द्र ग्रीष्म ऋतु मैंने लिख रखा है ये क्या है, ये आपकी वर्षा ऋतु ही है। आपको ये समझने वाली बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से बता दोगे, नहीं क्लियर है पुस्तकों को रट के फेंक दिया है बस तो नहीं समझ में आएगी ये बात। ये थोड़ा सा ऊंचे दर्जे की बात है ना। किस दर्जे में पढ़ते हैं, ऊंचे दर्जे में पढ़ते हैं। तो आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, एक मास्टर साहब थे हमारे, वो पूछ रहे थे हमसे कि किस दर्जे में पढ़ते, तो हमने बोला कि ऊंचे दर्जे में पढ़ते हैं। ठीक, तो ऐसे जवाब होते हैं कई बार। आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, ठीक, ऐसे कॉन्सेप्ट कहीं किसी पुस्तक में लिखे नहीं मिलेंगे, इस तरह से व्यवस्थित आपको फ्लो चार्ट और इस तरह के नाम भी नहीं मिलेंगे, बस गरीबों टाइप लिखा होगा, ठंडी, गर्मी, बरसात। ठीक, तो आप अच्छे से समझें। चलो आगे बढ़े तो एक ऋतु और देखने को मिलती है, बरसात के बाद शरद ऋतु कहते हैं। इन ऋतुओं को ही हमको देखना है, इनकी विशेषताएं देखना है। इनको पढ़ाने का भी तरीका भी धैर्य रखो, बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने बताया है, जैसी मेरी आदत है, जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका है, चीजों को तोड़ना। पुस्तकों में बस पैराग्राफ या के पॉइंट्स में लिखी होंगी बातें, यहाँ मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगा कि क्या बातें आपको याद रखनी चाहिए। सभी ऋतुओं में कौन सी कॉमन बातें आपको याद रखनी है, वो 4 पॉइंट्स होंगे और उनका डिस्क्रिप्शन चेंज होता रहेगा, है ना। इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग, इसमें अलग। तो बस तथ्य बदलने पड़ेंगे आपको, बाकी सारी बातें इससे लंबे समय तक याद रहता है। जब हम चीजों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, याद रखने में सुविधा होती है। ठीक, चलो तो ये बात हुई दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतुओं में कि ग्रीष्म ऋतु होगी कैसी, आर्द्र मतलब वर्षा ऋतु होगी, यहां से नमी जाएगी और यहां आपकी
झरझर झरझर झर वर्षा होगी, और शरद ऋतु में वर्षा जो है तो समाप्त हो रही होगी, ऐसा कह दीजिए। ठीक है, चलो तो अब एक एक करके ऋतुओं को देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहली ऋतु आ रही है आपके सामने जो चल रही है शीत ऋतु। कौन सी चल रही है? शीत ऋतु। तो आ रहा है मजा कोहरे का चलो सीखते हैं। देखो वो चार बिंदु कौन से हैं मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको याद रखना है सबसे पहले कि कोई भी ऋतु है तो वो उसकी अवधि क्या है, मतलब कब से कब तक वो रहती है। सबसे बहुत सिंपल सा है, याद हो जाए, इसको रटना है ही नहीं। आप जो देखते हैं, आप जो महसूस करते हैं, जिंदा तो है ना, तो जिंदा है तो आपको ये जरूर दिख रहा होगा। तो कब से कब तक रहती है, और जरूरी नहीं कि जो लिखा यही बताना है। मैंने नवंबर लिखा तो आप भी नवंबर बताओ, फरवरी लिखा फरवरी बता दो, 15-20 दिन का वो चल जाएगा। आप मार्च तक बता दो, कोई बात नहीं है। 15 मार्च तक कहीं ना कहीं आपको ठंड महसूस होती है, तो ऐसा कोई एक्चुअल ये नहीं है। तो आप महीना जो आप देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, वो बता सकते हैं। फिर देखो तापमान, चूंकि ये शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, क्या बात कर रहे हैं हम? शीत ऋतु की जब बात करेंगे तो हमको तापमान के संबंध में बात करनी होगी कि कितना तापमान रहता है कहीं का, उत्तर में कैसा है, दक्षिण में कैसा है, पूर्व में कैसा है, पश्चिम में कैसा, सबसे अधिक तापमान वाला इलाका, सबसे कम तापमान वाला इलाका। तो ये तापमान देखना हो। ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में दोनों में तापमान का ही तो संबंध है। जब तापमान कम होता है तो शीत ऋतु है, जब तापमान अधिक होता है तो ग्रीष्म ऋतु है। तो इन दोनों में हमको बात तापमान की करनी होगी। देन जब हम वर्षा ऋतु पढ़ेंगे तो यहां तापमान की जगह पर हम क्या कर देंगे? वर्षा। कि अब हमको जब वर्षा ऋतु बतानी है तो अवधि हम बताएंगे ही, साथ में वर्षा की बात करेंगे कि वर्षा कितनी। तापमान को बताना चाहे तो आप बता सकते हैं उस काल का भी तापमान, लेकिन वहां वर्षा बताइए, बस आपका काम इससे हो जाएगा। एंड देन कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं। अब यहां पर तो बहुत एमपी में घटनाएं नहीं देखने को मिलेंगी। जब भारत का भूगोल आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको कई घटनाएं देखने को मिलती हैं, वैश्विक स्तर से उनका संबंध होता है। तो हम यहां देखेंगे कि वो कौन सी घटनाएं हैं, थोड़ा बहुत भारत से भी जोड़ देंगे। एंड देन आपको कुछ विशेष फैक्ट यदि मिल रहे हैं तो वो लिख दीजिए। इस तरह से इन चार बिंदुओं के साथ क्या होगा, हमारा एक ऋतु को कंप्लीट करना है। शुरू करते हैं प्रॉपर तरीके से। ये ऋतु का जो महीना है वो नवंबर से फरवरी तक होता है। तो जो शीत ऋतु है वो कब चालू हुई? आपको नवंबर से चालू हो गई थी। पहले कम ठंडी थी, फिर दिसंबर में थोड़ा ज्यादा ठंडी हो गई, तो अब तो मजा ही आ रही है ना। तो ये ठंड का महीना है, मार्च तक जाएगा। तापमान की बात करें तो इस टाइम पर जनवरी माह सबसे ठंडा रहता है। तो शीत ऋतु में बात करें, हमको बहुत तापमान के आंकड़े नहीं देखने हैं। सिंपल ध्यान रखना कि इस टाइम पर आप अभी तापमान के आंकड़े दिखा दूंगा, आप लिखना चाहो, बताना चाहो। मेंस के विद्यार्थी हैं तो आपको जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कितना ताप रहता है। तो शीतकाल का जो तापमान रहता है वो आपका 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। शीतकाल में जो आप औसत तापमान बताएं तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना रहता है? 20 डिग्री। कुछ इलाकों पर अधिकतम, मतलब देखो रात का तापमान गिरेगा निश्चित रूप से, जैसे इंदौर ही है तो इंदौर में कितना हो गया रात में? 12 डिग्री, किसी दिन 11 डिग्री, किसी दिन 13 भी रह जाता है। और फिर अधिकतम दिन में क्या होगा? सूर्य की किरणें रहेंगी तो तापमान बढ़ाएंगी, तो किसी टाइम 18 डिग्री, किसी दिन ज्यादा ठंड हो गई तो फिर वो 17 डिग्री में ही रुक जाता है। तो ऐसा तापमान होता है शीत ऋतु का, और सभी जगह यही बातें हैं। क्लियर? अब आपको जब पता चल जाएगा कि कौन सा इलाका ज्यादा ठंडा है, कौन सा इलाका ज्यादा गर्म रहता है, तो आप अपने से एक्सप्लेन कर लोगे। चूंकि आप जानते हैं कि इंदौर मालवा में है, और मालवा में अधिक ठंडी भी नहीं पड़ती, अधिक गर्मी भी नहीं पड़ती, समशीतोष्ण जलवायु है। क्लियर? तो यहां पर हमको 5 डिग्री 6 डिग्री पे नहीं ले जाना है तापमान को, 12-13 डिग्री। जब यहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो 12-13 डिग्री तापमान रहता है, ठीक है, रात का। और दिन का तो 17-18 डिग्री आप महसूस करेंगे। आप IMD की एक शाखा है, मतलब एक केंद्र है, मौसम केंद्र उसको कहते हैं। आप भोपाल की वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। वो मैंने तो ID किया, आज दिखाऊंगा आपको कल का डेटा। तो सिंपली यहाँ आंकड़े भी आप दे सकते हैं। नहीं है आंकड़े आपके पास तो कोई परेशानी नहीं है, ये आप कुछ अन्य तथ्य बता सकते हैं। मैंने जो आपको बताया वो याद रखना। चलो दिखाई देता हूं, ये आंकड़े हैं, जैसे कि 8 जनवरी का ये बात है, ठीक है। तो इसमें क्या है? शहर लिखा है ग्वालियर, ग्वालियर में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान था, ठीक। वो ठंडे इलाके हैं। हम बात करें, मान लो मालवा का कोई जिला है क्या शामिल? नहीं है इसमें शामिल, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो आंकड़ा दिया है 5 सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले, मतलब न्यूनतम तापमान जहां सबसे कम रहा, ठीक है। रात का तापमान सभी जिलों में सबसे कम ही रहेगा, न्यूनतम तापमान होगा वो हर जगह का। लेकिन उसमें भी 5 ऐसे जिलों के नाम पढ़ रहे हैं हम जहां का न्यूनतम तापमान सबसे कम देखा गया, जिसमें से आपका ग्वालियर है, देखो 7.9, ये शिवपुरी देखो 8.0, नौगांव छतरपुर 8.6, दतिया 10.2, खजुराहो 11। ये 7-8 से लेकर मतलब 11 डिग्री सेल्सियस तक, ये सोचो सबसे कम तापमान वाले इलाके हैं।
मतलब रात का तापमान यानी न्यूनतम तापमान जो होता है एक दिन का, वो सबसे कम कहाँ देखा गया। और ये आप इलाका देखिए, ये सारे के सारे जिले उत्तरी मध्य प्रदेश के हैं। और उत्तरी मध्य प्रदेश की विशेषता ये है कि ठंड में अधिक ठंड और गर्मी में अधिक ठंड, गर्मी में अधिक गर्मी। स्पष्ट है, अभी और समझ में आ जाएगा, तो अभी समझो। तो ये ये कम तापमान वाले। अब अधिकतम तापमान देख लो कि ये जहां पर जिन स्थानों पर सबसे कम अधिकतम तापमान रहा है ना। अधिकतम तापमान जैसे कि मान लो इंदौर में दिन का तापमान, अभी जैसे धूप उप होगी बाहर, तो आप देख रहे होगे कि 18-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होगा। पर कुछ जिले ऐसे हैं यहां पर, क्योंकि हम कम तापमान वाले इलाकों की बात कर रहे हैं, तो जिन इलाकों में अधिकतम तापमान सबसे कम रहा, समझ रहे हो, एक दिन में जैसे कि यहां इंदौर में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है, 22 डिग्री चला जाता है, तो ऐसे कुछ और जिले होंगे जहां 20 डिग्री भी नहीं जाता होगा, 16 में रह जाता होगा, 17 में रह जाता होगा। तो काफी ठंड मानी जाती है यहां पर कि दिन में भी इतना कम तापमान है। ठीक है, तो सीहोर जिला जो है यहाँ का तापमान देखो 14.8 डिग्री सेल्सियस, तो काफी ठंडा रहा दिन यहाँ पर। और नरसिंहगढ़ ये 17, ये शाजापुर। अब ये आंकड़े आपको समझ में आ गए होंगे। चलो, छूट गई थी पेन बच्चों। अभी समझ में आई बात। ये तो हम सबसे कम कम की बात कर रहे हैं, तो आप इनका औसत बताना चाहें तो कहाँ आप 10-12 डिग्री सेल्सियस से 18-20 डिग्री सेल्सियस तक बता सकते हैं। तो यहां पर ये तापमान जो है आप बता सकते हैं कि शीत ऋतु का जो मध्य प्रदेश में तापमान होता है वो 10-12 डिग्री सेल्सियस से 18-20 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक, ये रात का तापमान यानी न्यूनतम तापमान है और ये अधिकतम तापमान है। स्पष्ट है। ये तापमान के आंकड़े यहां देना है, मेंस वालों के लिए है, ये प्रीलिम्स में कुछ नहीं पूछा जाएगा ऐसा। आप बताओ सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है। तो जनवरी जो चल रहा है, आ रही होगी मजा। ठंडे महीने का जनवरी माह में ही पाला पड़ता है। क्या पड़ता है? पाला। पाला का मतलब होता है शीत की पराकाष्ठा। जैसे आप लोग ठंडा बहुत महसूस कर रहे होंगे, है ना, खूब कोहरे की बात सुन रहे होंगे। क्या सुन रहे होंगे? ये देखो कोहरा। प्रदेश में सीजन में पहली बार एक साथ 42 जिलों में कोहरा, तो पूरा इलाका ही कोहरे से ढका हुआ है। आप ऐसा समझ लो 42 जिले, 55 जिले हैं ही आपके यहाँ पर, है ना। मतलब अच्छा, इंदौर वगैरह का नाम नहीं है, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ भी कोहरा है। तो ये चीज क्या है, कोहरा क्या है, आप इन सबको देखना चाहें तो अभी मैं बता देता हूं थोड़ा सा संक्षिप्त में, है ना। वैसे भूगोल की बात है, पर चूंकि आप वर्तमान में उस चीज को महसूस कर रहे हैं तो आपको शायद ना पता हो, तो मैं उस चीज को क्लियर कर देता हूं। यदि मजा आए तो बता देना, यदि कुछ ज्ञान मिला हो तो बता देना। कहां पर? लाइक के द्वारा और कमेंट के द्वारा। देखो, एक क्रिया होती है संघनन। कौन सी क्रिया होती है? संघनन। अब ये क्या है पंडित जी? तो ऐसा है कि संघनन, देखो आप जहां पर होंगे हवा है, और हवा में गैस के रूप में कुछ जल के कण भी मौजूद है। क्या है? जल के कण मौजूद है। क्लियर है इतनी बात? जलवाष्प की एक विशेषता आपने देखी होगी, कभी पानी गर्म करना तो उसकी जो जलवाष्प निकले वो देखोगे ऊपर ही जा रही होगी। तो जलवाष्प थोड़ा सा इस स्वभाव की होती है कि वो ऊपर ही उठती है, तो जहां भी नमी होती है वो ऊपर उठती है ना। अब जब सिंपल तरीके में क्या देखें कि मान लो गर्मी का मौसम है, वहां पर हवा में नमी भी है, और जब गर्म मौसम है तो वो हवा ऊपर की ओर उठेगी, साथ में नमी को भी ले जाएगी। तो ऊपर जब जाएगी तो वो इलाका ठंडा हो जाएगा। क्या होगा? ऊपर, जैसे आप ऊपर जाते हैं, ऊंचाई आपकी बढ़ती है तो तापमान गिरता है। ये नोट कर लेना, 100% तथ्य है। ठीक है, जब ऊपर आप गए, है ना, तो आपकी जो हवा थी उसमें जल धारण करने की, यानी जलवाष्प धारण करने की, इसको हम आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। तो वो क्या थी आपकी? जब जमीन के नीचे थी, जहां गर्म थी, तो उसकी अधिक क्षमता थी, है ना। मतलब उसमें 100 ml समाने की क्षमता है, उसमें अभी 20 ml ही है। लेकिन जैसे जैसे हवा ऊपर उठी, है ना, ऊपर गई, तो उसकी क्षमता जो है क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। उस वायु की जो जलवाष्प को धारण करने की क्षमता है, जो आर्द्रता को धारण करने की क्षमता है, वो क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। जैसे जैसे तापमान घटेगा वैसे घटती जाएगी। नीचे यदि हवा है, नीचे तापमान बढ़ा दोगे तो उसकी क्षमता और बढ़ जाएगी, लेकिन ऊपर ले जाओगे जहां तापमान कम है तो उसकी क्षमता घट जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि वो, मतलब आप टैंक जैसा समझ लो कि ये टैंक है, और जब ये हवा ऊपर पहुंची तो ये फुल हो गया। क्या हो गया? फुल हो गया। सिंपल सी बात है। अब जब कोई चीज फुल हो गई, उसकी आर्द्रता क्षमता, मतलब जितनी क्षमता थी उसकी, वो पूरी हो गई, तो उसके बाद क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। तो ये जो हवा है
ऊपर गई है, इसमें नमी थी, ऊपर जाकर उसकी जो क्षमता थी वो घट गई। जो 100 ml थी अब मान लो 20 ही ml बची अब उसकी जल धारण करने की क्षमता, है ना। तो अब वो ओवरफ्लो करेगी, मतलब वो जो गैस के कण थे अब वो बूंदों में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? बूंदों में बदल जाएंगे, यानी कि बादल में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? बादल में। यही जो क्रिया है वो संघनन कहलाती है, कि गैसीय फॉर्म से आपका तरल या कि ठोस, ठोस में भी बदल सकती हैं चीजें, तो गैसीय फॉर्म से जब जल तरल या ठोस में बदल जाए तो उसको हम संघनन कहते हैं। ठोस में मतलब जैसे कि हिमवृष्टि भी देखी होगी ना आपने, तो जो ज्यादा ठंडा हो जाता है तो हिम में बदल जाती हैं चीजें, ठीक। तो हिमवृष्टि होती है, और जब ज्यादा ठंडा इलाका नहीं होता है तो वो किस में होता है? जल के रूप में नीचे आ जाती हैं चीजें, ठीक। तो ये संघनन की क्रिया है सिंपल, कि बादल ऊपर बन गए और वर्षा हो गई। लेकिन अब यहां पर तो ठंडी ही है पहले से ही, और हवा में नमी भी मौजूद है। तो जब यहाँ का तापमान काफी कम है, ऑलरेडी पहले से ही तापमान कम हुआ है, आपका हवा को ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर उसकी आर्द्रता सामर्थ्य क्या है? कम है, उसकी क्षमता क्या है? कम है। तो कई बार आप देखते हैं, इसके लिए थोड़ा सा मैं जल्दी समझाने का प्रयास कर रहा हूं इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। एक शब्द होता है ओसांक बिंदु। क्या होता है? ओसांक बिंदु, जिसमें कोई चीज क्या हो, ओस में बदल जाए, मतलब सिंपली कोई जलवाष्प है वो गैसियस फॉर्म में है और वो तरल में बदल जाए, तो जिस तापमान पर वो जो जलवाष्प है तरल में बदला, वो चीज क्या कहलाएगी? ओसांक बिंदु कहलाएगी। क्लियर? तो आप ऐसा समझो कि जो जमीन है धरातल के नीचे, हम लोग काफी ठंडी हो गई, यहाँ पर हवा में नमी धारण करने की जो क्षमता थी उसकी, वो क्या है? पर्याप्त हो रही है। तो रात का तापमान आप जानते हैं गिर जाता है, फिर सब सुबह जब आप उठते हैं तो घास वगैरह में देखते हैं कि ओस की बूंदें बनी रहती हैं। तो वो जो हवा में नमी थी ना, एक्चुअली वो चीज क्या हो गई? कम तापमान के कारण, कम तापमान के कारण वो जो गैस की बूंदें थी, मतलब जलवाष्प की बूंदें थी, वो पानी में बदल गई, तरल में बदल गई। समझ गए आप बात? तो ये तो सिंपल ओस हुई। क्या हुआ? ओस हो गई। जब ये स्थिति बहुत कम तापमान जब हो जाता है, हिमांक बिंदु से भी कम तापमान, हिमांक बिंदु को मतलब जिस तापमान पर कोई चीज हिम में बदल जाए, तो आपका जो जलवाष्प है गैस के फॉर्म में यहां पर उपलब्ध है, अब तापमान इतना गिर गया, इतना गिर गया कि क्या हो गया? वो चीज जो गैस के बादल थे आपके, यानी कि जलवाष्प थी, वो तरल में ना बदलकर सीधे ठोस में बदल गई। किसमें बदल गई? तरल में ना बदलकर सीधे ठोस में बदल गई। तो उस चीज को हम क्या कह देते हैं? उस चीज को पाला की स्थिति कह देते हैं। आप जब भी देखेंगे तो वो जो ओस थी एक्चुअली, वो जमे हुए रूप में जब दिख जाए तो वो पाला की कंडीशन है। क्लियर? अभी शायद समझ में ना आया हो, क्योंकि इसको बहुत विस्तार से समझने की जरूरत है। ज्यादातर स्टूडेंट साइंस के होते नहीं है। क्या है? साइंस के होते नहीं। ये इस तरह से वृक्षों में जो ओस है वो जमी हुई रूप में दिखती है, ये पाला है। स्पष्ट है? ये संघनन के रूप कहलाते हैं। जैसे कि आपका जो हिमांक बिंदु से ऊपर के तापमान पर चीजें जब बदलती हैं, बदल कौन रहा है? जलवाष्प ही बदलेगा। जलवाष्प क्या है? पानी का गैसीय रूप है। तो जब हिमांक बिंदु से ऊपर के तापमान में कोई चीज चेंज होती है तो ओस बनती है, कोहरा बनता है, कुहासा बनता है, धुंध बनता है, ये सारी चीजें बन जाती हैं। और जब वो हिमांक बिंदु से नीचे के तापमान में, यानी 0 डिग्री से भी नीचे के तापमान में चेंज होती है, तो वो हिमकण यानी कि जो हिमवृष्टि होती है वो बदल जाती है, पाले में बदल जाती है, या कि एक प्रकार के बादल होते हैं आपके, जिनको हम पच्छाभ मेघ कहते हैं, साइरस क्लाउड, उसमें बदल जाते हैं। ठीक। तो वो संघनन के रूप है। यदि कुछ समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप कर दो। फिर कभी अलग से लेक्चर लेंगे इस बारे में, या जब भी भूगोल वगैरह की बात होगी तो फिर उसमें क्लियर कर लेंगे। तो ये ऐसे क्या होता है? पाला होता है आपका। क्या होता है? पाला। ऐसे क्या होता है? कोहरा। कोहरा सिंपल बादल का ही रूप है, ये ध्यान रखना, बादल ही है, बस वो धरातल के निकट है। कभी परिभाषित भी करना हो तो ऐसे ही कर देना कि धरातल के निकट पाए जाने वाले बादलों को हम कोहरा कहते हैं। ठीक। एक शब्द है कुहासा। कुहासा क्या है? इसमें दृश्यता बहुत कम दिख रही है आपको, कुछ 100 मीटर बाद तक कुछ नहीं दिख रहा है, 100-200 मीटर बाद तक कुछ ना दिखे तो वो क्या है? वो कोहरा है। और जब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आपको दिखे कोहरा होने के बावजूद, उसको क्या कहते हैं? कुहासा कहते हैं। इंदौर में क्या है? कुहासा है। उत्तरी यानी कि चंबल बेल्ट जो है, विंध्याचल विंध्य क्षेत्र जो है, वहां पर क्या हो रहा है? वहां कोहरा पड़ा है, 50-100 मीटर दूर कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी स्थितियां हैं। थोड़ा थोड़ा फर्क समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो अब देख लेते हैं, वापस से अपने टॉपिक पर आ जाएं, थोड़ा भटक गए थे।
तो हमने समय जान लिया कि कब से कब तक होता है, हमने पाला भी जान लिया कब पड़ता है, जनवरी में पड़ता है, शीत की पराकाष्ठा है, बहुत ज्यादा ठंड होती तब होता है। आगे बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे कम जो तापमान नोट किया गया है वे किस जगह पर नोट किया गया? शिवपुरी में। कहां पर नोट किया गया है? शिवपुरी में। शिवपुरी में सबसे कम तापमान नोट किया गया। अब देखो तापमान दो तरह, जैसे आज कहीं पर भयानक ठंड पड़ जाए, एक क्षेत्र है आपके मध्य प्रदेश का जैसे छतरपुर का नौगांव, कौन सा इलाका है? छतरपुर का नौगांव, वहां पर एक बार 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान नोट किया गया। मतलब समझो कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि यहां पर 0 डिग्री से कम चीजें नोट की जाएं, लेकिन वहां पर किया गया एक बार, तो वो एक दिन की बात थी, है ना। तो उसको हम ऐसा दर्ज नहीं कर लेते आंकड़ों में, या कि जब आपसे पूछा जाए कि सबसे ठंडा कौन सा जिला है तो आप कह दो कि बस नौगांव है, छतरपुर है। ऐसे काम नहीं चलता है। कोई एक क्षेत्र है, एक दिन हो गया तो कोई बात नहीं, हमको थोड़ा सा बड़ा आंकड़ा देखना पड़ता है कि कोई जिला जो है पूरे ही सीजन में क्या है सबसे कम तापमान वहां नोट किया गया है, तो फिर हम उसको सबसे ठंडा जिला कहेंगे। तो सबसे ठंडा जिला जो है वो आपका कौन सा है? सबसे कम तापमान कहां देखा गया? शिवपुरी में है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन ये बात भी एक्स्ट्रा तौर पर नोट किए रहना कि यदि बात साल में किसी एक दिन सबसे कम तापमान के रिकॉर्ड की हो तो वो छतरपुर जिले का नौगांव है। कौन सा है? छतरपुर जिले का नौगांव है। ये इलाका बड़ा फेमस है इस समय, जलवायु वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का कारण बना हुआ है। कारण ये अभी खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इन सब चीजों पर कि क्यों ही यहाँ अचानक से मतलब 3-4 वर्षों से यहाँ पर गर्मी में सबसे अधिक तापमान भी देखा जा रहा है और सबसे ठंडी में सबसे कम तापमान भी देखा जा रहा है। तो जो जलवायु वेत्ता है या जलवायु वैज्ञानिक हैं वो लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पर, तो बात आएगी तो बताएंगे कभी। तो ये नौगांव जरूर आप याद रखिए। इसके अलावा जो कॉमन फैक्ट है जो वर्षों से मिल रहा है हमको, 10-20 वर्षों से तो मिल ही रहा है, शिवपुरी, तो इसको तो याद ही रखना है, ठीक है। घटनाओं की बात करें, इस काल की कौन सी घटनाएं होती हैं, तो इस काल की एक घटना है मावठ। इसको भी आप महसूस कर रहे होंगे, ये भी आप देख पा रहे होंगे, तो थोड़ा सा आप चीजें देख रहे हैं तो आपको आनंद आ रहा होगा कि हाँ सारी चीजें हम देख रहे हैं। पाला आप महसूस कर रहे हैं, कुछ क्षेत्र के लोग तो कर ही रहे होंगे, है ना। आपको अब मावठ की बात अभी समझ में आ जाएगी। जो वर्षा हो रही है, मावठ क्या है? शीतकाल में जो बीच बीच में वर्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं? मावठा या मावठ या माउठा, अलग अलग तरीके से बोलते हैं इसको, अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो जो बरसात हो रही है, रात में पानी गिर गया है ना, जिस दिन पहला पेपर था उस दिन पानी गिर रहा था रात में, ठीक, तो ये चीजें होती हैं। चलो, ये मावठ का क्या कारण है? तो मावठ का एक कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। इसके अलावा आप कह सकते हैं चक्रवात, है ना, और लौटता मानसून भी मान लो। लौटता मानसून शब्द ना कहो, उत्तर पूर्वी, चलो ठीक है लिख दिया तो लिख दिया। मतलब उत्तर पूर्वी जो पवनें आपको भी पीछे दिखाई थी ना, मान लो कहीं से उनको नमी किसी झील से किसी तालाब से मिल गई तो थोड़े बहुत मात्रा में वो जल वृष्टि कर देते हैं, है ना, बादल बन जाते हैं, जल वृष्टि हो जाती है, तो उस कारण से भी मावठा गिर सकता है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ की एक इंपॉर्टेंट घटना है जो कि आपका समझा देते हैं थोड़ा सा फास्ट। ये जैसे आपका उत्तरी इलाका है हिमालय वाला, ठीक है, यहां पर आपका कैसा है? हिमालय का विस्तार है ऐसे, यहां से कुछ जेट स्ट्रीम्स चलती हैं, यहां से क्या चलती हैं? जेट स्ट्रीम्स, हिमालय से टकराकर वो दो भागों में बढ़ जाती हैं, राइट। अब एक जो जेट स्ट्रीम है हिमालय के एक शाखा, मतलब एक जो उसकी शाखा है हिमालय से टकराकर दो भागों में बटी, एक शाखा हिमालय के ऊपर चली गई और एक शाखा हिमालय के दक्षिण में आ गई। मतलब जो आपका भारत है, भारत के मतलब जो मैदानी वाला इलाका है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला जो इलाका है, यहां से चलने लगी, राइट। अब क्या होता है, ये जो जेट स्ट्रीम्स आ रही होती हैं, ये कहां से आ रही होती हैं? आपके पास विश्व का नक्शा हो तो उसमें देखना, इसके सीध में, हिमालय के बिल्कुल सीध में ऐसे पश्चिम में यूरोप तक चले जाओगे तो भूमध्य सागर का इलाका आपको दिख जाएगा। यहां पर इस टाइम पर यूरोप वाले इलाके में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आ रहे होते हैं, और चक्रवात में क्या होता है? हवा या कि पानी सब ऊपर जा रहा होता है। और इन जेट स्ट्रीम्स क्या है, मेंस में पूछा गया जेट स्ट्रीम के बारे में, तो ये जेट स्ट्रीम्स जो हैं ये क्या होती हैं? आपकी बहुत तेजी से चलने वाली पवनें होती हैं, 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे इनकी स्पीड होती है, और ये आपकी कम से कम 8-9 किलोमीटर ऊंचाई पर चलती हैं। तो चक्रवात के कारण ऊपर इनको नमी मिल जाती है, हिमालय से आकर टकराती हैं, यहाँ नीचे आ जाती हैं। यही चीज
टकराकर भारत का जो पंजाब है, कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान का उत्तरी इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और कभी कभी तो ये बहुत एक्टिव होते हैं पश्चिमी विक्षोभ, मध्य प्रदेश तक आ जाते हैं, कभी कभी तो छत्तीसगढ़ तक भी चले जाते हैं। ठीक, जैसे कि ये जो ठंडी, इसके पिछली ठंडी को याद करोगे तो लगभग पूरे ठंडी में ही 3 बार कम से कम ऐसी दशाएं बनी। मतलब 2-4 दिन के, मतलब 2-4 दिन के लिए 2-4 दिन के लिए ऐसे, है ना, कि 1 महीने का गैप, फिर वही मावठा चालू, फिर 1 आध महीने गैप, फिर मावठा चालू, तो ऐसे 3-4 बार ऐसा हुआ था। तो उस बार काफी सक्रिय थे, इस बार भी सक्रिय हैं, देखते हैं कब तक चलते हैं ये। ठीक, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावठा गिरता है आपका, ये आप याद रखिएगा। बीच में कहीं चक्रवात आ जाए, अभी जैसे चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में, तो उसके कारण पानी गिर गया था मध्य प्रदेश में, ये भी मावठा है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट थे आपके किस चीज के लिए, आपके शीतकाल के लिए, शीत ऋतु के लिए। वापस से एक बार देख लें सारी बातें फटाफट। तो सिंपल इसमें फैक्ट्स क्या हैं, तो फैक्ट ये है कि कब से कब तक रहता है, तो नवंबर से फरवरी तक। शीत ऋतु कब तक रहती है, नवंबर से फरवरी तक। शीत ऋतु में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, तो जनवरी होता है। पाला कब गिरता है, जनवरी में गिरता है। सबसे ठंडा जो जिला है वो कौन सा है, शिवपुरी। एक दिन में सबसे ठंडा जिला कौन सा है, नौगांव। बात करें कि इस टाइम पर जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, तो मावठा कहते हैं। और आपका इस ऋतु को स्थानीय स्तर पर सियाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सियाला। स्पष्ट है बात। अगली ऋतु पर चलते हैं। ये आंकड़े आपको दिखा दिए, मौसम विभाग के थे। प्रदेश में पहली बार 42 जिलों में कोहरा। इसके अलावा सुबह से सूरज नहीं चमका, शाम तक रुक रुक कर बारिश, सभी राहत के आसार नहीं। राहत के आसार नहीं है, सब अभी के पेपर के हैं, कल परसों के। इस तरह से होता है कोहरा, है ना, गांव का ये तस्वीर है। ये होता है पाला। आइए चलते हैं अगली ऋतु पर, ग्रीष्म ऋतु पर। कौन सी ऋतु हम पढ़ने वाले हैं, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को आप समर कहते हैं या के गर्मी, सिंपल भाषा में कि गर्मियों के मौसम आ गए, गर्मियों की छुट्टी। तो गर्मियों की छुट्टी सिर्फ स्कूलों की नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट की भी होती है। ठीक, 365 दिन में वो मुश्किल से 125 दिन सुप्रीम कोर्ट काम करता है, और फिर जज आकर सामने रोते हैं कि अरे वो बहुत सारे केस पेंडिंग है, 2 करोड़ हैं, 3 करोड़ हैं छुट्टी मत लो ना भाई। चलो, व्यंग की ये बात थी। अवधि किसकी, अभी जैसे छुट्टी चल रही है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ठीक है, ये 3-4 दिन की, जैसे कि वो कौन सा त्योहार था ना अभी 25 दिसंबर को कोई, तो उस टाइम पर मतलब 5-6 दिन की लगातार छुट्टियां थी। अभी का तो नहीं पता, उस टाइम पर 5-6 दिन, 2-3 तारीख तक इनकी छुट्टियां थी। तो इनको छुट्टियों में बढ़िया मजा आती है। और फिर ये क्या कहते हैं कि केस पेंडिंग है। तो जब 365 दिन में 125 दिन आप काम करेंगे तो केस तो पेंडिंग होंगे ना। चलिए, अवधि की बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो मार्च से जून तक होता है। तो फरवरी में ठंडी समाप्त, या कि मार्च तक खींच लो, तो मार्च से ही गर्मी शुरू, और ये जून तक चलता है, मई जून तक चलता है। जून में वर्षा भी शुरू हो जाती है, लेकिन वो दक्षिण भारत में रहती है। मध्य प्रदेश में जो वर्षा आने की तिथि है वो 15 जून है। ठीक, आगे अभी दिखाएंगे आपको। तो ये मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। तापमान की बात करें कि इस टाइम के तापमान कितना रहता है, तो अब कोई वो मौसम विभाग का आंकड़ा जो है तो तुरंत वाला था, तो मैंने दिखा दिया। आप समझिए उसी तरह से आंकड़ा देना हो जो मेंस के विद्यार्थी हो। तो कितना रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस से लगभग 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कुछ इलाकों का, जैसे कि विंध्य क्षेत्र है, चंबल बेल्ट है, इन इलाकों में सामान्यतः की बात कर रहा हूं, कुछ तो इनसे अधिक हो जाएंगे, कहीं 48 डिग्री, कहीं 47 डिग्री, है ना। कहीं पर इसमें आपको 38 भी मिल जाएगा, कहीं पर आपको 36 ही मिल जाएगा। ठीक, तो इंदौर वगैरह, भोपाल वगैरह में कई बार 35-36 ही रहा आता है तापमान, ज्यादा गर्मी नहीं हो पाती क्योंकि ये मालवा है। ठीक, तो कोई ऐसा नहीं, बस आप बताने के लिए कि तापमान क्या है। तो ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से आपका 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। ठीक है, अब सबसे गर्मी वाला महीना कौन सा है, एक फैक्ट आपसे पूछा जाए तो मई महीना है। कौन सा महीना है, मई महीना है। प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है। एक शब्द कौन सा है, तापांतर। कौन सा शब्द है, तापांतर। तो तापांतर का क्या मतलब है, ताप अंतर। 2 प्रकार के तापांतर होते, एक वार्षिक तापांतर और एक दैनिक तापांतर। तापांतर मतलब सिंपली न्यूनतम और अधिकतम तापमान में जो अंतर हो रहा है। मतलब जैसे दैनिक तापांतर की मैं बात करूं तो आज दिन का तापमान कितना हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस। रात में तापमान कितना हुआ, 12 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो दैनिक तापांतर है वो कितना हुआ, 8 डिग्री सेल्सियस।
आई बात समझ, ये दैनिक तापांतर है। अब वार्षिक तापांतर भी ऐसा समझ लो कि वार्षिक तापांतर में इसमें क्या होता है कि एक वर्ष में यानी गर्मी के सीजन में आप देखें कि जहां सबसे अधिक तापमान नोट किया गया हो किसी टाइम पर, कि मान लो कहीं का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में आ जाओ 8 डिग्री सेल्सियस, तो ये यहां पर 40 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापांतर है। क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस वार्षिक ताप, बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, मतलब वो पर्याप्त गर्म और ठंडा इलाका है। ठीक, तो इस तरह से तापांतर होता है। तो जो ये ऋतु है आपकी, प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में पड़ता है। अब आप खुद महसूस करो, खुद याद करो जो बोल रहा हूं मैं। मार्च महीने में आपको दिन में गजब गर्मी लगती है कि नहीं लगती? कहीं बाइक से जाओ, कहीं सिग्नल पर खड़े हो गए तो आपको बहुत गर्मी लगती है, लेकिन रात में आपको ठंड महसूस होती है। कि रात में आप बाइक चला रहे हो तो आपको लगता है कि स्वेटर की आवश्यकता है। कि दिन के हिसाब से तो हम चल दिए बाइक निकाल कर शाम को कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर रात में 10 बजे 11 बजे जब लौटे कहीं से तो कपा गए। तो ये क्या है? रात का तापमान गिर जाता है और दिन का तापमान अधिक हो जाता है। मतलब ये गर्मी की शुरुआत है और ठंडी का खत्म जब हो रहा होता है तो ऐसी दशाएं बनती हैं। तो अभी 1-2 महीने बाद इसको महसूस कर लेना, अभी रट लो। मार्च महीने में सबसे अधिक तापांतर होता है, तो मतलब दिन का तापमान अधिक और रात का तापमान कम, तो सबसे ज्यादा तापांतर आपको मार्च माह में दिखाई देगा। ये पूछा गया प्रश्न है किसी एग्जाम में, ठीक, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गोहद है। गोहद नाम की जगह भिंड में है, किंतु वर्ष 1995 में विदिशा जिले का गंज बसौदा 48.9 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान दर्ज किया गया। तो एक गंज बसौदा याद रखना, ये नॉर्मल वाला, तो आप ये गोहद भिंड याद रखना। सबसे सिंपल पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र गोहद या कि भिंड ऑप्शन में होगा, लगा देना। फिर और विकल्प यदि आ जाए, गोहद भिंड ना मिले तो गंज बसौदा लगा देना। फिर और विकल्प मिल जाए तो अपना नौगांव तो है ही, है ना। नौगांव में 49 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो सबसे ठंडा और सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा रहा आपका किसी एक दिन में? सबसे अधिक और सबसे कम तापमान नौगांव था। कौन सा था? नौगांव था। भारत में एक गंगानगर में, मतलब जिला है गंगानगर, वहां 54 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया था। तो भारत का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? वही गंगानगर है। ठीक, तो वो खतरनाक, ये 54 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस कहाँ, 49 कहाँ 54। घटनाओं की बात करें तो हमने देख लिया अवधि ग्रीष्म काल में कैसा तापमान रहता है और सबसे गर्म क्षेत्र देख लिए। अब देखें घटनाएं, तो इस काल में आपको लू चलती हुई दिखाई देती है। क्या चलते हुए मिलती है? लू चलते हुए दिखाई देती है। ठीक, छोटे मोटे तूफान भी आ जाते हैं, पर अपने यहाँ कोई ऐसा नाम नहीं है। जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल में वो जो तूफान आते हैं उनको हम नॉर्वेस्टर कह देते हैं, ठीक है, सॉरी काल बैसाखी कहते हैं पश्चिम बंगाल में। नॉर्वेस्टर जो पूर्वी इलाके हैं और छोटा नागपुर के इलाके का है ना, बोर्डो चिल्ला, आप असम में चले जाओ तो ऐसे कुछ स्थानीय चक्रवात हैं, छोटे मोटे तूफान हैं, उनके अलग अलग नाम है। एमपी में भी आते हैं लेकिन उनका कोई नाम नहीं है। ठीक, तो एमपी में भी बीच बीच में जब आपका ये गर्मी होती है तो कभी कभी वर्षा भी हो जाती है ना, तो वो आपका चक्रवात है, मतलब तूफान है ऐसा कह दो, बाकी कुछ नहीं है। लू इंपॉर्टेंट बात है, सुने ही सुने होंगे आप लोग। तो ये हमारा मेंस में लिखने का आंसर का पैटर्न है ना। सीधे पूछा जाए कि ग्रीष्म ऋतु पर टिप्पणी कीजिए, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं बताइए, कुछ भी पूछा जाए तो सिंपल यही, अवधि, तापमान, घटनाएं, विशेष, खत्म। 5 अंक का प्रश्न है ना। कॉपी अब देख लेना कैसी आती है, 9 लाइन की कि 25 लाइन की। इस ऋतु को युनाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युनाला। तो जैसे ग्रीष्म शीत ऋतु को सियाला कह रहे थे, वैसे ही ग्रीष्म ऋतु को हम क्या कहते हैं? युनाला कहते हैं। मैं 25 लाइन इस बार का बता रहा हूं कि मेंस की जो कॉपी है वो 25 लाइन की आ रही हैं। ठीक, जो पैटर्न पहले से दे रखा था आयोग ने वो नहीं आ रहा है। वर्षा ऋतु में आ जाए। अब पहले ही ध्यान रख लो कि अब यहां मैं मानसून नहीं पढ़ाने वाला। मानसून में मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं कि मानसून की उत्पत्ति, उसके लिए कई सिद्धांत होते हैं, वो पढ़ो। फिर उसके अलावा वो जो मानसून होता है उसका वितरण यानी वर्षा का वितरण देखो। उसके अलावा मानसून का निवर्तन यानी उसकी जो समाप्ति है वो सब पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो भारत की भूगोल का यहाँ का टॉपिक नहीं है। तो सिंपली हम समझेंगे जो आवश्यकता होगी, जून से सितंबर तक रहता है आपके यहाँ वर्षा ऋतु, है ना। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा आपको जुलाई और अगस्त में देखने को मिल जाएगी। तो शीत ऋतु में सबसे ठंडा मौसम कब था? जनवरी में। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो सबसे गर्म मौसम कब था? मई में। तो बरसात में जुलाई और अगस्त में। बस तथ्य बदलना है, बाकी सारा पैटर्न वही है, सेम, बस याद करना है फैक्ट्स। मध्य प्रदेश में वर्षा सबसे पहले दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से प्रारंभ होती है। ये कोई बहुत बड़ा तथ्य नहीं है, ये हटाना भूल गया मैं। कहीं से भी शुरू हो जाती है भाई। देखो कौन सा मानसून की शाखा कहां पहुंच जाए
वो मतलब कोई भी आ सकती है। जैसे ये भारत है अपना, है ना, ये भारत है, यहां पर क्या होता है, ऐसे ये मानसूनी पवनें चलती हैं इस तरफ से। अब ऐसे ले लो, और ठीक है, इस तरह ये जो अरब सागर से आ रही हैं, अरब सागर की ओर से जो जा रही है, इसको हम अरब सागर शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब सागर शाखा। और ये जो बंगाल की खाड़ी की ओर से जा रही है, ये ऐसे मुड़ती भी है पवनें, ठीक है। अरब सागर की सॉरी, बंगाल की खाड़ी की ओर से जो जा रही है, इसको बंगाल की खाड़ी की शाखा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अरब सागर की शाखा होती है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है, दो शाखाओं से, मतलब टोटल इस मानसून को हम क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये आप पूरा किस तरफ से जा रहा है? दक्षिण पश्चिम से जा रहा है। उसको भी दो भागों में बांट देती है, जो हमारी प्रायद्वीपीय आकृति है उसके कारण ये दो शाखाओं में बंटता है। एक है अरब सागर शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। हमारे मध्य प्रदेश में दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। पहली बात तो ये नोट करो, हमारे मध्य प्रदेश में दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। ये जो पवनें पहुंचती हैं खंडवा से या ताप्ती घाटी से या नर्मदा घाटी से, कहीं से भी प्रवेश कर जाए पवनें, है ना, इससे प्रवेश करती हैं और मध्य प्रदेश में वर्षा करती हैं। इधर से भी आती हैं, उड़ीसा होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए, और अपने मध्य प्रदेश में पहुंच जाती हैं। और इन दोनों का जो मिलन है वो कहाँ हो जाता है? विंध्य क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में होता है? विंध्य क्षेत्र में। अब देखो, ये जलवायु है, ये मौसम है, जरूरी नहीं है एक शाखा ज्यादा एक्टिव रही तो कहूं आगे निकल जाए। तो याद करने के लिए जो कभी कुछ पूछी गई हैं बातें, तो बस विंध्य क्षेत्र याद रखना, पर कोई ये कंफर्म डेटा नहीं है कि बस वहीं ही मिलेगी जाकर। ये पैटर्न है, चेंज हो रहा है, जलवायु ही पूरी चेंज हो रही है भाई। कितनी सारी घटनाएं, कितनी सारी खबरें आप सुनते हैं कि जलवायु चेंज हो रही है, तो हम कैसे कोई चीज एक्यूरेट कह देंगे कि यही होगा, यहीं पर ये शाखाएं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, ठीक है। पर याद क्या रखना है? वो याद रखना है। तो आपको सत्यता के साथ बातें याद करनी है। तो यहां पर मिलती हैं आपकी विंध्य प्रदेश में सामान्य रूप से, ये आपको क्या कर लेना है? याद रखना है। बाकी जरूरी नहीं है कि यहीं पर मिले हर बार। चलो, तो ये लाइन को अभी विस्मृत कर दो, ठीक। उत्तर पूर्वी, मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागों में होती है, ठीक है। ये विस्तार है, कहीं से भी जो ज्यादा एक्टिव होगा वैसे उनका विस्तार हो जाएगा। यदि पश्चिम से घुसी शाखाएं आपकी तो नर्मदा या ताप्ती घाटी से प्रवेश करती हैं, तो फिर ये खंडवा, खरगोन, इंदौर, मालवा, यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है। और यदि बंगाल की खाड़ी ज्यादा एक्टिव हुई तो फिर विंध्य प्रदेश से वर्षा शुरू होती है, मंडला से, बालाघाट से वर्षा शुरू होती है, ठीक। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों ही शाखाओं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। ये बात मैंने स्पष्ट कर दी। सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है मध्य प्रदेश का, वो गोहद भिंड है। यहाँ 55 सेंटीमीटर वर्षा नोट की गई है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। लेकिन एक बार रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं 2018-19 की आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें 102.6 सेंटीमीटर जो था वो औसत वार्षिक वर्षा उसमें लिखा था। उसके बाद कहीं पर किसी आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसी बात लिखी नहीं मिली है, कहीं कुछ आंकड़े वो दे रहे थे तो उसके साथ ये बात आ गई थी। तो हमारे प्रूफ के लिए ये था, इसलिए हमने इसको यूज कर लिया। तो सामान्यतः आप 112 याद रखना, पर आपका 102 आ जाए तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। पुस्तकों में 112 ही मिलेगी आपको। तो ये रही वर्षा की बात प्यारे बच्चों। अवधि देख ली हमने और वर्षा देख ली। हम पीछे क्या देखते थे? अवधि तो देखते ही थे, साथ में तापमान की बात करते थे, क्योंकि शीतकाल और ग्रीष्मकाल वो तापमान का संबंध है सीधा सीधा उनका, तो हम तापमान की बात करते थे। यहाँ वर्षा की बात करते थे, तो वर्षा के आंकड़े देख लिए हमने, वहां तापमान के आंकड़े देखते थे, यहाँ वर्षा के। तो 112 सेंटीमीटर क्या है? औसत वार्षिक वर्षा है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? गोहद है। इस तरह से और बात कर रहे हैं अभी वर्षा की। इसमें देखो, जो हमारा मध्य प्रदेश है क्या है, यहीं पर सारी बातें कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा मध्य प्रदेश, इसमें जो पूर्वी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? ये वाला बेल्ट पूरा जो मैंने बना दिया है, इसमें आपकी वर्षा अधिक होती है। मतलब पूर्व क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, 125 सेंटीमीटर तक मान लो। और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते जाएंगे ये वर्षा कम होती जाएगी और 60 से 75 सेंटीमीटर तक ये वर्षा सीमित रह जाएगी, मतलब मालवा क्षेत्र में। फिर बात करें यहाँ से, यहाँ पर भी इस इलाके में भी, यानी दक्षिणी इलाके में भी क्या होता है? वर्षा अधिक होती है। सतपुड़ा घाटी का क्षेत्र आप मान लो, तो वर्षा यहाँ पर अधिक होती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। और जैसे जैसे ऊपर अपन जाते जाएंगे तो यहाँ वर्षा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो यहाँ पर भी 100 से 125 सेंटीमीटर तक, जो होशंगाबाद वाले इलाके हैं, खंडवा है, सॉरी खंडवा वगैरह तक मत ले जाओ, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, ये वाले इलाके हैं, तो यहाँ पर क्या है? 100 से 125 सेंटीमीटर, और ऊपर जाते जाते फिर ये घट जाती है। तो सिंपल क्या कहें, मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा में कमी देखने को मिलेगी। देन मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा में कमी देखने को मिलेगी। स्पष्ट है ये बात? एक्स्ट्रा बात है ये,
फिर और बात करें हम, 2 पेज में आया एक्चुअली ये डेटा, एक वर्षा ऋतु, इसमें हम अवधि और वर्षा की बात करें तो वर्षा की बातें और हैं भी कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, पचमढ़ी, जहां पर 200 सेंटीमीटर वर्षा नोट की गई थी, 199। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी इसको कहते हैं कि यहीं सबसे अधिक वर्षा हो जाती है, ठीक है। देन एक क्षेत्र के रूप में, एक बड़े बेल्ट के रूप में, पचमढ़ी तो छोटी सी पहाड़ी है, वहां पर हो गई वर्षा, एक जिले के अंतर्गत आती नर्मदापुरम। अब ये मंडला और बालाघाट यानी कि दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, कौन सा, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश जो है तो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, एक बेल्ट के रूप में आप ऐसा कह सकते हैं, एक पेटी के रूप में, एक पट्टी के रूप में, एक क्षेत्र के रूप में। क्लियर। चलो आ जाते हैं विशेष में। इसमें कोई खास घटना की बात हमें नहीं करनी है, कोई ऐसी रोचक घटना या महत्वपूर्ण घटना नहीं है, वर्षा ही है सबसे रोचक जिसकी हम बात कर ही रहे थे, ठीक। तो जैसे हमने शीत ऋतु में घटना देखी, कौन सी होती थी, मावट की, और उसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में है तो ग्रीष्म ऋतु में लू चलने की घटना या कि शीतलहर चलने की घटना, सॉरी ग्रीष्म हीट वेव चलने की घटना, आप और बातें जोड़ सकते हैं। अब वो तो मैं चूंकि एमपी पढ़ा रहा हूं तो इतनी बातें नहीं की। तो आप ग्रीष्म ऋतु में जैसे हमने क्या लिखा, लू चलती है, और ग्रीष्म ऋतु में आपको एक बात सुनी हो शायद आपने, हीट वेव चलना। क्या चलना, हीट वेव चलना, मतलब बहुत गर्म पवने चलना। एक्चुअली वो लू ही है लेकिन हीट वेव लू से भी खतरनाक है, ऐसा कह दीजिए। देन शीत काल में भी हम यदि देखें तो शीत काल में एक मावठा गिरता है जो अचानक बरसात होती है ठंडी में, जो कि बरसात का मौसम है नहीं, तो वो रोचक बात है, वो अजीब बात है, इसलिए हम उसको नोट कर सकते हैं। देन आपका शीत लहर भी चलती है, क्या चलती है, शीत लहर भी चलती है। तो बहुत ठंडी पवने जो है तो चलना क्या कहलाता है, शीत लहर कहलाता है। इसकी उत्पत्ति का संबंध वही जेट स्ट्रीम्स से है या कि पश्चिमी विक्षोभ से ही है, पर आप वो भारत के भूगोल में पढ़ना, ठीक। उन्हीं से वो ठंडी लहरें चलती हैं, और कान वगैरह बचाकर चलना पड़ता है आपको, पशुओं को, कृषि को, सबका ध्यान रखना पड़ता है इस तरह में जब शीत लहर चलती है। तो यही मौसम विभाग के केंद्र में चले जाना, भोपाल वाले में, उसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है कि शीत लहर चले तो क्या करें क्या ना करें, ग्रीष्म मतलब हीट वेव चले तो क्या करें क्या ना करें, ऐसी चीजें, पाला हो तो क्या करें क्या ना करें, बहुत बढ़िया विवरण लिखा हुआ है। तो सरकारी वेबसाइट को खोजते रहो। विशेष, चौमासा, विशेष क्या है, चौमासा इसको कहते हैं। शीत ऋतु को सियाला, ग्रीष्म ऋतु को युनाला और वर्षा ऋतु को चौमासा। पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा घटती है, सबसे ज्यादा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, ये बातें मैं बता चुका। सितंबर अक्टूबर में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो ये जो बात है, अब हमको अगली ऋतु नहीं पढ़नी जो शरद ऋतु लिखी थी। क्या नहीं पढ़नी, शरद ऋतु में कोई ऐसी खास बातें नहीं है जो हम अलग से पढ़ें, उसको भारत के भूगोल में जो पढ़ेंगे वहीं यही ऐड कर देना। ये लाइन शरद ऋतु की ही है। शरद ऋतु की अवधि पूछा जाए कभी तो सितंबर से अक्टूबर, और उसकी बातें की जाए यदि तापमान और वर्षा की, क्योंकि वो उसमें दोनों की बात कर सकते हैं आप, क्योंकि उसमें जो तापमान है वो अधिक रहता है और हवा में नमी भी अधिक रहती है। मतलब आप उसकी यदि घटना कहना चाहें, घटना या कि मौसम कैसा रहता है वो बताना चाहें, तो वो उमस का मौसम होता है। बरसात के बाद का जो काल है, कभी आपने महसूस किया हो तो देखना, ऐसी गर्मी लगती है कि ना कूलर में मन पड़ता है और ना किसी पंखे में। पंखा चला लो तो दिक्कत है, ना चलाओ तो दिक्कत है, कूलर चला लो तो दिक्कत है, ना चलाओ तो दिक्कत है। एसी में थोड़ा राहत हो सकती है आपको, लेकिन पंखे और कूलर में तो राहत नहीं है, या कहीं और ऐसे बैठे बिना उनके तो भी राहत नहीं है। चिपचिपाहट वाला मौसम होता है, ठीक है, उमस उसको कहते हैं अपन। तो नमी रहती है हवा में ज्यादा और वो बीमार भी करता है आपको। तो ये वाला मौसम क्या है, शरद ऋतु आप समझो। और इसको द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में आपका जो है तो काफी तेज गर्मी पड़ने लगती है वापस से एक बार, है ना। बरसात में तो काफी राहत मिल जाती है, लेकिन फिर से एक बार जब शीत ऋतु प्रारंभ होने वाली होती है उसके पहले आपको काफी गर्मी महसूस होती है। चलो, तो ये बात हुई ऋतुओं की। हमने क्या जाना अभी तक, तो हमने अभी तक सीखा है कि जलवायु का परिचय हमने एक देखा, और जलवायु का भी एक मुख्य खंड ऋतुएं ही होती हैं मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से। भारत के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें हैं कि ये मानसून वगैरह की उत्पत्ति वगैरह पढ़ना है आपको, उसका जो क्रिया विधि है कि कैसे कैसे उसका विस्तार होता है वो पढ़ना होता है आपको, उसमें वितरण देखना होता है वर्षा का, आपको उसमें निवर्तन यानी कि उसकी समाप्ति करनी होती है। देन आपको बहुत सारे की जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, वर्षा, बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो वो यहाँ नहीं पढ़ना है हमें एमपी की बात करना। तो एक तो ऋतु की बात हो गई, और ये एक बात है, ये मेंस के लिए प्रश्न भी है, लेकिन ये संक्षिप्त में ही है, बहुत आसान है, इसलिए बहुत ज्यादा इसका विवरण नहीं है। तो मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेश ये मेंस में पूछे जा सकते हैं और प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पता होगा आपको, यहां से प्रश्न आए हुए हैं जो मैंने अभी सबसे शुरू में ही आपको 2023 के, 2022 के, 2021 के प्रश्न दिखाए हैं। कॉन्सेप्चुअल जो स्टेटमेंट्स थे वो यहां से क्लियर होते हैं, यहां से आते हैं। तो आपको भी याद रखना है, जो
ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। तो देखो, हम प्रदेशों को कितने भागों में बांट लेते हैं? 5 भागों में। एक उत्तरी प्रदेश यानी चंबल बेल्ट कह दो, है ना, मध्य भारत के पठार का बड़ा हिस्सा कह दो उसको। देन मालवा का पठार, क्या है? मालवा का पठार। देन नर्मदा घाटी, देन सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एंड विंध्याचल। तो सिंपली इसको मैं मैप के लिए जगह निकाल लेते हैं, छोटा सा मैप बना रहा हूं, ठीक है। ये है एमपी अपना प्यारा सा, हृदय प्रदेश, ऐसा मध्य प्रदेश है हमारा। इसमें ये 5 बेल्ट आपको हालांकि पढ़ा चुका हूं तो बनता होगा, लेकिन फिर से भर देता हूं। ये जो इलाका है, ठीक है, ये जो इलाका है ये कौन सा है? ये आपका उत्तर का मैदान है। एक्चुअली आप देखेंगे ना तो यहां पर मैदानी क्षेत्र भी है, लश्कर का मैदान भी इसको कई बार कह देते हैं, पर नीचे का काफी इलाका हमको इसमें शामिल करना होता है, इसलिए हम लश्कर का मैदान बस नहीं कहते, उत्तरी मैदान कह देते हैं। देन आपको ये जो इलाका दिखाई दे रहा होगा, यहां वाला क्षेत्र, ये क्या है? मालवा है। इसके अलावा ये क्या है आपका? नर्मदा घाटी हो गई, ये मालवा हो गया। ये जो इलाका है बुंदेलखंड और बघेलखंड का मिलाकर आप मान लो ये विंध्य क्षेत्र कहला जाएगा, ठीक है, विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र। और ये जो नीचे आपको पहाड़ वाला इलाका है ये सतपुड़ा श्रेणी है। क्लियर? तो कैसे जलवायु प्रदेश हमने बांट रखे हैं 5 में। एक उत्तर का मैदान या उत्तर का पठारी क्षेत्र, कुछ भी कह दो, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी एंड देन सतपुड़ा श्रेणी, और एक बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्य कगार, तीनों को मिलाकर ही आप इसको विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र या कि विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र। तो इस तरह से 5 भागों में हमने क्या कर रखा है? बांट रखा है इसको। अब कहाँ कैसी जलवायु है ये देख लेते हैं। उत्तर के मैदान में चलते हैं। जो उत्तर वाले होंगे, चंबल वाले, वो समझते होंगे, गर्म खून वाले, है ना। महाद्वीपीय जलवायु होती है यहाँ की। कैसी जलवायु होती है? महाद्वीपीय जलवायु। ये क्या है? तो इस काल में, मतलब ये जो इलाका है यहाँ पर ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी, यानी गर्मी जब होगी तो गर्मी अधिक दिखाई देगी आपको। दूसरे क्षेत्रों की तुलना में यहाँ गर्मी भी खूब पड़ेगी, कि सब जगह तापमान यदि 42 डिग्री सेल्सियस रहता है तो यहाँ अलग ही दिखेगा 46 या 47। समझ गए मेरी बात? कि अधिक गर्मी, गर्मी में अधिक गर्मी का मतलब, कुछ लोग दिमाग लगाते हैं गर्मी में तो गर्मी होगी ही सर, है ना, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर अधिक ही दिखाई देगी आपको दूसरी क्षेत्रों की तुलना में। देन शीतकाल जब आएगा तो आप सोचो कि यहाँ चूंकि गर्मी में गर्मी अधिक है तो शायद सर्दी में भी अधिक गर्मी रहे, मतलब ज्यादा ठंड ना पड़े, तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ ठंडी भी अधिक पड़ती है। तो आपका समुद्र से दूरी के आधार पर 2 प्रकार की जलवायु हम देखते हैं। एक होती है समुद्री जलवायु और एक होती है महाद्वीपीय जलवायु। समुद्री जलवायु में शीतकाल में ज्यादा ठंडी भी नहीं पड़ती और ग्रीष्म काल में ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती। और महाद्वीपीय जलवायु में ये समुद्र से दूर स्थित क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक ठंडी दिखाई देती है। स्पष्ट है बात? बात करें मालवा के पठार की। मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु फाहियान ने कहा है इसको। और यहाँ पर गर्मी में कम गर्मी और ठंडी में कम ठंडी पड़ती है, तो सब कुछ सम रहता है, ऐसा कह दो। शीतकाल भी ठंड और उष्णकाल भी ठंड, ठीक है, तो समशीतोष्ण, ठीक। तो ये समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है। देन बात करें नर्मदा घाटी की, तो यह भी समशीतोष्ण ही मानिए, लेकिन मालवा के लिए ये शब्द अच्छे से यूज किया जाता है। बाकी नर्मदा घाटी में भी आप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें हम क्या कह रहे हैं? गर्मी में कम गर्मी और ठंडी में कम ठंडी, कम ही कर रहे हैं। लेकिन यहां हम एक बीच का निकाल रहे हैं, इसमें अधिक अधिक कह रहे थे, इसमें कम कम कह रहे हैं, और इसमें हम साधारण साधारण कह रहे हैं, ठीक है। कि इन दोनों के बीच की स्थिति होगी कि ना तो बहुत कम ठंडी होगी, है ना, मतलब ठंडी भी ठीक ठाक होगी, बहुत कम नहीं होगी, और यदि गर्मी होगी तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक ठाक होगी, और ना ही बहुत कम होगी, ठीक। तो साधारण गर्मी और साधारण ठंडी, ये मतलब है इसका। सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र, यहां पर भी साधारण गर्मी और साधारण ठंडी है, वन वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो यहां पर भी हमको ना तो बहुत कम ठंडी और ना ही बहुत गर्मी या कि बहुत कम गर्मी भी दिखाई देती। मतलब समझ रहे हो ना, कि ठंडी भी कम नहीं है कि बहुत ठंड वाला इलाका है, नहीं, ठीक ठाक ठंडी पड़ जाती है। गर्मी में आओगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, नहीं, गर्मी भी ठीक ठाक पड़ जाती है। तो ऐसा है कहने का मतलब। विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र, कम शब्द नहीं कहना है, मतलब ठीक ठाक कहना है ना। जैसे कि यहाँ अधिक अधिक हम कह रहे हैं तो यहाँ सीधे कम कह दिया, लेकिन यहाँ हमको कम नहीं कहना है कि आपका गर्मी में कम गर्मी, नहीं, ऐसा नहीं कहना, साधारण गर्मी। बात करें विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र की, तो महाद्वीपीय जलवायु यहां पर भी है,
गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में साधारण ठंडी। तो कहने के लिए है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर कम कह सकते हैं आप। गर्मी में अधिक गर्मी तो खूब दिखेगी, विंध्य क्षेत्र के जो व्यक्ति होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, आप महसूस करते होंगे भयानक गर्मी पड़ती है, ऐसी लू चलती है कि हालत खराब हो जाती है ना, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो गर्मी तो खूब महसूस हुई। कभी आ जाइए आप मालवा क्षेत्र में चले जाइए, कभी पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए, उतनी दिक्कत नहीं होगी आपको। विंध्य के क्षेत्र में आप रह रहे हैं तो बहुत तकलीफ होगी। फिर ठंडी में आ जाते हैं, तो ठंडी में यहाँ पर तुलनात्मक रूप से कहें कि साधारण ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। वहां का तापमान आपको, आपने देखा कि जो मैंने तापमान दिखाए, सबसे न्यूनतम मतलब सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले जिले और सबसे कम अधिकतम तापमान वाले जिले जो दिखाए मैंने, उसमें से विंध्य क्षेत्र का कोई इलाका नहीं था, है ना। मतलब ठंडी तो है, मालवा की तुलना करोगे तो है ठंडी, नर्मदा घाटी की तुलना करोगे तो है ठंडी, लेकिन चंबल बेल्ट से तुलना करोगे तो वहां से अधिक है, बुंदेलखंड से तुलना करोगे तो वहां से अधिक है। ठीक, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, साधारण। तो अधिक गर्मी और साधारण ठंडी। तो ये चीज थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है। ये क्या है, मेंस में भी सिंपल सा प्रश्न आ जाएगा कि मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेश कितने हैं, टिप्पणी कीजिए, वर्णन कीजिए। तो आप आराम से कर सकते हैं। ये जो शॉर्ट में बातें मैंने ब्रैकेट में लिखी है, ये इस चीज को आपको स्टेटमेंट्स के रूप में, यानी कि पैराग्राफ में या कि वाक्यों में लिखना है, तो आपका ठीक ठाक कंटेंट बन पाएगा। चित्र भी बनाना है, चित्र में दर्शाना है सारे इलाकों को, और वापस से जो इतना लिखा है इतना चित्र में लिख देना है, तो आपका काम हो जाएगा। चलो, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो क्या क्या फैक्ट्स हैं इनको देख लेते हैं और क्लास का अंत करते हैं। तो देखिए, मध्य, ज्यादातर रिपीट होंगे, पीछे की चीजें हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा का मिलन होता है। चलो, ये करवा चुके हैं। 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, एक समवर्षा रेखा होती है और एक समताप रेखा होती है। तो बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं पृथ्वी पर समदाब रेखा, समताप रेखा, समोच्च रेखा, समवर्षा रेखा, ठीक, बहुत सारी ऐसी रेखाएं। सम शब्द लगा, मतलब आप समझ लीजिए, ताप, ताप लगा है ना, तो समान तापमान वाले इलाकों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, समताप रेखा कहलाएगी। मतलब यहां 21 डिग्री सेल्सियस है, यहां 21 डिग्री सेल्सियस है, यहां है, यहां है, तो ये जो रेखा बनेगी ये क्या है, ये 21 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा है। ठीक है, शायद इसके ऊपर 22 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा बन जाए, तापमान अधिक हो जाए, या कि कम हो जाए, कहो यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस ले लो, यहाँ कहो अधिक वाला हो जाए 22 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसी रेखाएं होती हैं। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश में 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा राज्य को उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों में बांटती है। मतलब ये एमपी हुआ आपका, और ये बीच से जो रेखा जाएगी ये कितने डिग्री सेल्सियस है, 21 डिग्री सेल्सियस। अब यदि ये 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा लगभग बीचों बीच से जा रही है, मतलब ये मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस है। कितना औसत तापमान है, 21 डिग्री सेल्सियस है। ये आपको याद रखना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस। मतलब कम और अधिक को मिला जुलाकर जो औसत निकलता है वो 21 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, चलो, तो कहीं कहीं जहां 5 में जा रहे हैं हम ठंडी में, और जहां गर्मी में हम 40, 42, 45 तक जा रहे हैं, उसका औसत 21 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह से समवर्षा रेखा, मतलब वही 100 सेंटीमीटर के आसपास हमारी औसत वर्षा है। एक्यूरेट आंकड़े की बात करें तो 112 सेंटीमीटर हमने पीछे पढ़ा है ना, या कि 102 जो कि आपके 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में आया। तो 100 सेंटीमीटर के आसपास ही हमारा क्या है, समवर्षा रेखा, मतलब समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा। ठीक, तो ये 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग को घेरे, मतलब ज्यादातर इलाकों में कैसी वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। कुछ में 100 से अधिक हो जाती है और कुछ में 100 से कम हो जाती है। तो इसलिए ऐसे मिलाकर औसत जो निकलता है वो कितना निकलता है, वो निकलता है 100 सेंटीमीटर। क्लियर। मध्य प्रदेश में मौसम केंद्र क्या है मध्य प्रदेश में मौसम केंद्र आईएमडी, आपको बताया ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी यही सारे मौसम भारत में जारी करता है। तो इसके बहुत सारे केंद्र हैं पूरे देश में। क्या है, बहुत सारे केंद्र हैं पूरे देश में। जैसे कि राज्य स्तर पर या किसी क्षेत्र स्तर पर, अब उनको मौसम की जानेंगे तो सब काम दिल्ली से थोड़ी हो जाएगा।
विकेंद्रीकरण तो करना पड़ेगा ना, तो वैसे ही ये विकेंद्रीकरण है। आपको ये दिखा दें कि बहुत सारे संस्थान है इसके, जैसे कि रीजनल मीट्रोलॉजिकल सेंटर्स। हालांकि ये चीज अलग है, ये क्या है, क्षेत्रीय मौसम केंद्र इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षेत्रीय मौसम केंद्र। जैसे कि आपका जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, उसका क्षेत्रीय जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो किसी राज्य में, अलग अलग राज्यों में है ना, कई जगहों पर। और ऐसे मतलब जो बड़े संस्थान होते हैं जिनका हेडक्वार्टर दिल्ली में या कि और किसी बड़े नगर में हो, नागपुर में हो या और कहीं हो, तो उनके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं 4 या 6 की संख्या में, या कहो हर राज्य में हो। जितना बड़ा वो काम करता होगा उसके हिसाब से उसकी जो संख्या है राज्यों में वो बढ़ जाती है। ऐसे ही ये एक क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं जो कि न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई और नागपुर में है। ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं, एमपी में व्यापम जो है कचरा काम करता है, उसने ऐसा पूछ रखा था कि मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र है ना, मतलब मौसम विज्ञान केंद्र का, मौसम विज्ञान विभाग का जो मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र है वो कहाँ है। तो ये साफ साफ इसकी वेबसाइट से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि ये आपका कोई क्षेत्रीय सेंटर नहीं है भोपाल में आपके, ये सिंपली मीटरोलॉजिकल सेंटर है। इनको हम क्या कहते हैं, आपका मौसम केंद्र, और जगह के नाम आगे लगा देते हैं। तो जैसे कि मौसम केंद्र मीटरोलॉजिकल सेंटर अगरतला, मीटरोलॉजिकल सेंटर बेंगलुरु, मेट्रोलॉजिकल सेंटर चंडीगढ़, उसी तरह से मीटरोलॉजिकल सेंटर भोपाल है। तो ये सिंपली आप ऐसा कह सकते हैं कि आईएमडी का जो मौसम केंद्र है वो मध्य प्रदेश में कहाँ है, वो भोपाल में। स्पष्ट है बात, याद रखना। हालांकि आपसे किसी भी पैटर्न में पूछ ले आप अंदाजा लगा ले जाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है। चलो, इसी तरह से एक और 1976 में बना था भाई, ये बड़ा मेहनत से मिला इसका डेट। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला इंदौर में है। तो इसका कोई मुझको वेबसाइट नहीं मिल पाया है, इसका नाम क्या है कुछ, बस ये प्रश्न पूछे गए हैं, वैसे ही मैंने उठाकर रख दिए हैं कि ऋतु संबंधी आंकड़े देने वाली एक वेधशाला ऑब्जर्वेटरी कहां पर है, ऐसा पूछा जाए तो आप ध्यान रखना इंदौर में है। ऐसी और कई सारी ऑब्जर्वेटरी हैं, अपने अपने स्तर के डेटा वो जारी करती हैं। मेन सबसे कौन सा है, आपका मौसम केंद्र है ना, जो भोपाल में है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका रेडार आप देखेंगे, उसकी वेबसाइट में जाना, पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लेता है। दूसरा उसके जस्ट नीचे नागपुर, तो नागपुर का भी रेडार जो है वो एमपी के काफी इलाकों को कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका केंद्र ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे जो वो हैं, जैसे कि उज्जैन में ही है एक, आप कभी गए हो तो क्या नाम था उसका, जंतर मंतर है ना, सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था उसको, तो उसमें भी वेधशाला है, उसमें भी आंकड़े जारी किए जाते हैं कुछ मौसम से रिलेटेड, पर वो उतने इंपॉर्टेंट संस्थान नहीं है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा इलाका, पश्चिमी, ये पश्चिमी है, और उत्तर पश्चिमी तो ये मालवा बेल्ट और मध्य भारत का पठार वाला क्षेत्र। यहां पर अर्ध शुष्क, कैसी जलवायु पाई जाती है, अर्ध शुष्क, मतलब नमी की मात्रा के आधार पर या वर्षा के आधार पर हम जलवायु, देखो अभी हमने पीछे क्या देखा था, समुद्र से नजदीकी के आधार पर दो प्रकार की, एक समुद्री जलवायु और एक महाद्वीपी। समुद्र के नजदीक जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ठंडी में अधिक ठंडी नहीं लगती और गर्मी में अधिक गर्मी नहीं लगती, कारण भारत के भूगोल में, तो ये होता है। उसी तरह से वर्षा के आधार पर है ना, वर्षा कितनी हो रही है कहीं पर, नमी कितनी है वहां पर, उसके आधार पर भी जलवायु को हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ एक अर्ध शुष्क है, एक उप आर्द्र है और एक आर्द्र जलवायु है। तो आर्द्र जलवायु कौन सा है, जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, वो आर्द्र जलवायु होती है। और उप आर्द्र क्या होती है, उप आर्द्र जहां पर 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। उप आर्द्र को 50 से लो, 50 से 100 सेंटीमीटर उप आर्द्र, देन आपकी अर्ध शुष्क आएगी। क्या आएगी, अर्ध शुष्क, जो कि 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। और फिर एक आती है शुष्क, और वो 25 सेंटीमीटर से जहां कम वर्षा होती है। सिंपल, जैसे राजस्थान का जो प्रॉपर मरुस्थलीय इलाका है, थार का मरुस्थल जिसको कहते हैं, वो शुष्क इलाका है, वहां 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, 7, 8, 6 इस तरह से वर्षा होती है सेंटीमीटर। और वही मरुस्थल के पश्चिमी भाग, अरावली का बिल्कुल लगा हुआ जो क्षेत्र है, वो अर्ध शुष्क इलाका कहलाता है।
वहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है ना, 60 भी चली जाती है, 70 भी चली जाती है, तो बहुत एक्यूरेट नहीं मानना है इसको, ठीक है। और फिर उस वो अर्ध शुष्क हो गया। अब और अधिक वर्षा हो जाए, 50 से 100 तक चली जाए, तो फिर उसको हम क्या कह देते हैं, उप आर्द्र। जैसे कि चंबल उप आर्द्र क्षेत्र कह रहा था मैं, ये किसी वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है, तो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लगभग अर्धशुष्क जैसी स्थिति है, मतलब बहुत ज्यादा वर्षा भी नहीं होती है उन इलाकों में। मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश और जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, वर्षा वहां पर क्या होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक। एक्चुअल में यदि आप बात करें तो चंबल वाला जो बेल्ट है वो उप आर्द्र इलाका है, ठीक है। 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा, मतलब सॉरी 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा वहां हो जाती है, ठीक। उत्तरी भाग में एक सेकंड फिर से पढ़ दें। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क, उत्तरी भाग में उप आर्द्र और पूर्वी क्षेत्र में आर्द्र। हाँ ठीक है, फिट बैठ गया है हमारा बात। तो ये जो इलाका है पश्चिमी ऐसा मान लो इसको, ठीक है, और उत्तरी थोड़ा सा और इस तरफ का इलाका मान लो, ठीक। तो ये इलाका कैसा है, अर्धशुष्क है। यहां पर चंबल का जो पूर्वी हिस्सा है यहां पर आप उप आर्द्र मानिए, और जो ये वाला इलाका है पूर्वी इलाका, ये आर्द्र मानिए, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पर 100 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा पूर्वी भाग में होती है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके कि कौन सा कैसा इलाका है। एक बार ओवरऑल मैं एक मैप बनाकर आपको फिर से लगभग बातें समझा देता हूं ताकि आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो वो बन जाए, ठीक। बात करते हैं यदि तापमान की, यानी ठंडी गर्मी की बात कर लेते हैं। तो देखो ये इलाका है, ध्यान से सुनना, ये इलाका कैसा है, यहां पर गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में साधारण ठंडी पड़ेगी। तो जो जलवायु प्रदेश है वैसे ही देख लें आप तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये इलाका जो है यहां पर आपको क्या दिखेगा यहां पर गर्मी में अधिक गर्मी, गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी भी दिखाई देगी। बाकी बचा जो मालवा का इलाका है, मालवा में समशीतोष्ण है, मतलब कम ठंडी और कम गर्मी, यहां कोई गर्मी नहीं है। अभी जैसे कि शाम हो रही है, जाएंगे तो क्या होगा, आप विंध्य प्रदेश चले जाइएगा और चंबल बेल्ट में चले जाए, कहाँ पर जाएंगे आप, हाथ गल जाएंगे, बिना दस्ताने के आप बाइक नहीं चला सकते। इंदौर में टी शर्ट में हम घूम सकते हैं अभी, ठीक। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मालवा में क्या है, कम, ये आप लोग शायद मालवा वाले के लोगों के लिए क्या होगा, ये अधिक ही होगा, उन्होंने इतना भी महसूस नहीं किया है पहले, और मतलब ठंडी इतनी नहीं पड़ती थी, अभी ये तो काफी कुछ ज्यादा दिख रही है आपको, जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, तो वो परेशान है कि अधिक ठंडी अधिक ठंडी। लेकिन अभी वो चंबल बेल्ट गए कहाँ है, अभी वो विंध्य प्रदेश गए कहाँ है, तो जाएंगे तो उनको महसूस होगा। तो कम ठंडी कम गर्मी, ठीक। नर्मदा घाटी में आए तो साधारण ठंडी साधारण गर्मी, सतपुड़ा श्रेणी में भी साधारण ठंडी साधारण गर्मी। तो ऐसा कुछ क्षेत्र के रूप में तापमान याद रखना जो हमने जलवायु प्रदेश में देखा है। वर्षा की बात करें तो ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश है ना, जो बघेलखंड है, जो विंध्यन क्षेत्र है ना, ये पूरा इलाका जो है दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, 125 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। अभी पढ़ने के लिए यही पढ़िएगा, वास्तविकता यह है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अब यहाँ वर्षा कम गई है, यहाँ बढ़ गई है, ठीक। और ये जो इलाका है, जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाते जाएंगे तो यहाँ पर वर्षा हमको कम होती दिखाई देगी। सेम ऐसे दक्षिण का ले लीजिए तो दक्षिण में वर्षा अधिक और उत्तर की ओर जाएंगे तो कम होती जाएगी। तो ये तापमान और वर्षा का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसको जरूर याद रखना। लाइनों में प्रश्न आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, सही कौन सा है गलत कौन सा है आपसे पूछा जाता है। चलो अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ये मुख्यतः मेंस के लिए पैटर्न है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे थोड़ा धैर्य बनाकर सुन लो इसको और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं स्थिति और अक्षांशीय विस्तार। तो मध्य प्रदेश की स्थिति आप कहां जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध में है, पहली बात पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, विषुवत रेखा के उत्तर में है। फिर विषुवत रेखा तो काफी दूर है मध्य प्रदेश से, लेकिन कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर रही है। तो ये जो हमारी स्थिति है, एक तो ये स्थिति हो गई अक्षांशीय वाली, इसके कारण हमारी जलवायु प्रभावित होगी, कर्क रेखा जा रही है इसलिए गर्म जलवायु है यहाँ की, ठीक है। और आपका जो स्थिति है इसकी, अब ये समुद्र से काफी दूर स्थित है आपका मध्य प्रदेश, तो यहां पर महाद्वीपीय जलवायु ज्यादा पाई जाती है, समुद्री जलवायु नहीं पाई जाती। जबकि दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो ठंडी में वहां का 24-25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, कहो इससे भी अधिक, और गर्मी में भी ज्यादा तापमान नहीं होता, हालांकि उमस रहती है, बस एक समस्या है।
समुद्र का जो जल है वाष्पीकरण होकर वो उमस बढ़ाता है, आर्द्रता बढ़ा देता है। स्पष्ट है बात। तो ये स्थिति और अक्षांशीय स्थिति या क्या अक्षांशीय विस्तार निश्चित रूप से जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे करता है? तो ये जैसे कि अक्षांशीय स्थिति इसकी कैसी है, कर्क रेखा बीच से जा रही है, तो कर्क रेखा जाने के कारण यहाँ पर गर्म जलवायु पाई जाती है। ठीक है। स्थिति कैसी है? भारत के बिल्कुल बीचों बीच में है, समुद्र से दूर है, इसके कारण यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। क्लियर? समुद्र से दूरी, ये हालांकि ये बात आ गई, अभी अभी समझाई दिया वही बात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो बीच बीच में ये भारत मान लो आसपास है ना, यहां पर ज्यादातर तो पश्चिम बंगाल की मतलब बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आते हैं आपके, तो वो चक्रवात आते हैं तो उसका भी प्रभाव हमारी जलवायु पर पड़ता है। मावठ का गिर जाना, वर्षा का होना, मतलब अनावश्यक वर्षा हो जाती है, सीजन नहीं फिर भी, तो ये चीज क्या है? ये चीज आपकी जो जलवायु है वो प्रभावित हो रही कि नहीं कहीं ना कहीं से। देन पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो आपके यहाँ मावठे गिर जा रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतलहर चल रही है, ये क्या है? जलवायु को प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही है? आकृति या उच्चावच, मैदानों में अलग चीज होती है, मैदान साइड यानी उत्तर प्रदेश में चले जाओ आप तो आपको और ठंडी महसूस होगी, ठंड में और ठंड होगी, गर्मी में और ठंड, गर्मी दिखाई देगी। आप तो काफी ऊंचे हैं तो ठीक है, गर्मी में थोड़ा सा राहत और मिल जाती है, यूपी की तुलना में आप थोड़ा आराम में रहते हैं, क्योंकि 400-500 मीटर हमारा मध्य प्रदेश ऊंचा है, यहाँ पर पठारी क्षेत्र अधिक है, पर्वतीय क्षेत्र भी है पर्याप्त मात्रा में, तो पचमढ़ी वगैरह चले जाइए, धूपगढ़ चले जाइए तो बढ़िया तापमान कम मिल जाता है। अब पर्वत ही नहीं है यूपी वगैरह में, वो कहाँ चले जाएं? वो प्लेन है एकदम, मैदान है, थोड़े बहुत टीले मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, कोई पर्वत नहीं है वहां पर। तो ये जो स्थलाकृतियां हैं या जो उच्चावच होते हैं वो भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ऊंचे स्थानों पर जलवायु कम मतलब कम गर्म होगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी किसी चीज की तो क्या होगा? तापमान कम होगा। तो ये कारक होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी जलवायु को, मध्य प्रदेश की नहीं, किसी भी जलवायु को, ये भारत के संदर्भ में भी आप बात कह सकते हैं, भारत के लिए और बहुत सारी बातें होती हैं, ला नीना है, एल नीनो है, आईओडी है, इंडियन ओशन डायपोल है, बहुत सारी चीजें और प्रभावित करती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से हमने इतनी ही बातें की है। ये बातें ला नीना, एल नीनो, अब वो फिर बताना पड़ता मुझको, इसलिए मैंने स्किप कर रखा है। क्लियर? तो ये भी कहीं ना कहीं आपके एमपी को प्रभावित करेंगी। ला नीना से अधिक वर्षा हो जाएगी, एल नीनो से कम वर्षा हो जाएगी, आईओडी का प्रभाव यदि ठीक रहा तो उससे अधिक वर्षा हो जाएगी। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्नों पर। तो ये कुछ मेंस की बातें थी, तो प्री और मेंस के साथ हमने एमपीपीएससी के लिए कंप्लीट किया, सहायक प्राध्यापकों के लिए भी हमने सारे फैक्ट्स को कवर किए, और व्यापम के लिए भी सारे फैक्ट्स कवर हैं। आप ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी पुस्तक उठा लीजिएगा, परीक्षाओं को पढ़ें यदि प्रश्नों को। 2023 में आया था कि मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में, बहुत ध्यान से सुनना, अब इसको आपने जो पढ़ा है जो सुना है उसी से बन जाएंगे, सिर्फ सुनने से, रटना नहीं है, अभी आप सुनकर खुद विश्लेषण कीजिएगा, आपसे बन जाएंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सेम इसी पैटर्न में, सब में नहीं है ना, कथन कौन से सही नहीं, यही चूज करना था। अब बताओ, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, पढ़ा है हमने, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, एकदम सही बात है। राज्य के दक्षिण में, यह दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अभी स्किप करो इसको, देखो स्किप इसलिए कर, सीधे गलत नहीं कह देना है, आप जानते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हमारे यहाँ नहीं है, फिर भी हम कहें एक प्रकार से तो हमारे दक्षिणी मध्य प्रदेशों में पचमढ़ी और धूपगढ़ जैसी चोटियां हैं, 1326-1352 मीटर धूपगढ़ है, 1352 मीटर धूपगढ़, 1326 चौड़ागढ़, तो ठीक ठाक ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इतने से ही एक्चुअली शुरू ही होती है वो, है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मान लेते हैं, 15 से वैसे होती पर 13 से मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या पता ऐसा कुछ आ जाए, हमको सारे विकल्प पढ़ना चाहिए, तो अभी बिल्कुल गलत नहीं कर देना है इस चीज को। आगे पढ़ो, कर्क रेखा इसके मध्य भाग से निकलती है, तो ये सही हो गया। तो अब इसमें से गलत जो सबसे दिखाई दे रहा है वो यही है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। स्पष्ट है बात? तो ऐसे सीधे गलत नहीं कर देना है, कई बार प्रश्न घुमावदार होते हैं और कई बार मतलब वो गलत ही होते हैं, पर फिर भी तुलनात्मक रूप से कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में वो सही मान लिए जाते हैं। ठीक, तो ऐसे प्रश्न आप सीधे एलिमिनेट मत कर दिया करो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? वापस से वैसा ही पैटर्न, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है। तो ठंडी की बात कर रहे हैं, उत्तरी मतलब चंबल बेल्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर तापमान कम हो जाता है दक्षिण की तुलना में, बिल्कुल सही बात है, हमने अभी पढ़ा ही है।
राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग मतलब मंडला बालाघाट ये वाला इलाका दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, पढ़ाई है हमने अभी, सही बात है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, मुरैना और दतिया जिलों की बात कर रहे हैं। मुरैना और दतिया मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले हैं, चंबल बेल्ट वाले इलाके हैं। तो यहां पर तापमान ग्रीष्म ऋतु में कम रहेगा क्या? ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान। क्या पढ़ा है हमने पीछे, जो उत्तर के मैदान थे वहां पर हमने क्या देखा कि ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक ठंडी। तो ये जो लाइन है वो गलत है, अभी के लिए अभी ऐसे ही रखते हैं, अभी और पढ़ लो पूरा। सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है। तो जब ये सही हो गया तो मतलब इसका सही आंसर सी हो गया। ये वाला पॉइंट गलत है कि आपका ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया जिलों में तापमान कम है, ये पॉइंट गलत है। मतलब सही उत्तर आपका सी यही हो गया, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही कथन नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है। शीत ऋतु शुष्क ही होती है आपकी, ठीक, सब जगह नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, मध्य प्रदेश में और भारत में कम से कम शीत ऋतु शुष्क है। तमिलनाडु अपवाद है उसका, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक। चलो, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वापस से कथन वाला पैटर्न 2023 में, 2022 में और 2021 में लगातार ऐसे ही पूछे गए प्रश्न। मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है, निश्चित रूप से प्रभावित होगी। विषुवत रेखा है, कहीं कर्क रेखा है, मकर रेखा है, उससे हर जलवायु प्रभावित होगी। ग्वालियर गर्म ग्रीष्म काल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक अच्छा उदाहरण है। तो ग्वालियर में कैसा है? गर्म ग्रीष्म काल में गर्मी रहती है के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। मतलब अब समझना कि ये ग्वालियर वाला बेल्ट ऊपर का है, कर्क रेखा नीचे है, ग्वालियर यहाँ है, तो उपोष्ण कटिबंध तो कहीं ना कहीं है। शायद लाइन ना समझ में आ गई है एक बार में, जो आप समझ रहे हैं तो शायद वो बात ना हो, तो आप इसको स्टॉप रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, एकदम सही, हमने पढ़ाई है, लाइन लिखी है अपनी स्पष्टता। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। यह पॉइंट पूर्ण रूपेण गलत है। तो अब हम इसको क्या कर लें, इसको भी सही कर लें। क्यों? कि हमारे यहां पर ग्वालियर में क्या है, गर्म ग्रीष्मकाल यानी उष्ण रहता है ग्रीष्मकाल आपका, एक बात सत्य है। और ये एक्चुअल कहां पर स्थित करता है आपका? कर्क रेखा से ऊपर है, यानी कि ये कौन सा इलाका है? उपोष्ण कटिबंध है। कौन सा है? उपोष्ण कटिबंध। तो ये लाइन क्या हो गई, एक्चुअली हमारे यहाँ कोई उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती है, हमारे यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही पाई जाती। भले हमारे क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, लेकिन जलवायु की विशेषताएं उष्ण कटिबंध की है। मेरी बात समझ रहे हो ना, कि हम स्थित जरूर है उपोष्ण कटिबंध में, लेकिन जलवायु की विशेषता देखी जाए कि क्या तापमान क्या वर्षा, तो वो उष्ण कटिबंध की ही है, कारण उसका हिमालय की स्थिति है, ठीक। चलो, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि ये क्या कह रहा है, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती। नहीं, सारी ही वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है हमारी। हमको तो कुछ सोचना ही मध्य प्रदेश वालों को, हमारे यहाँ चक्रवात से तो आता नहीं है कुछ, बहुत मिनिमम वर्षा होती है उससे। हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ से इतनी वर्षा तो होती नहीं, सारा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही तो वर्षा होती है। 100% होती है, आप कहिए 99.9 कह दीजिए, ज्यादा हो चक्रवात को लेना हो आपको तो, ठीक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा डी आपका। आगे बढ़ें तो मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो वार्षिक तापांतर का क्या मतलब है कि जहां पर गर्मी में अधिक गर्मी होगी और ठंडी में अधिक ठंडी होगी, तो वहां का ताप का अंतर क्या होगा? अधिक होगा कि नहीं? कि मान लो गर्मी में यहाँ 48 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा है और ठंडी में 8 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, तो तापांतर कितना आया? 40 डिग्री सेल्सियस। तो यही एक्चुअली यही स्थिति होती है। ये कहाँ होती है? ये यहाँ पर सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा उत्तरी मध्य प्रदेश। तो जो चंबल बेल्ट है, उत्तरी मध्य प्रदेश है, वहां पर आपको गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी, इस कारण से तापांतर जो है, ताप का अंतर जो है, न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर जो है वो ज्यादा दिखेगा। तो ये उत्तरी इलाका है, ठीक। चलो, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, कैसे देखते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है क्या? मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसा बढ़ता है क्या? चंबल बेल्ट से नीचे की ओर हम आए यदि मध्य प्रदेश में, तो तापमान बढ़ेगा क्या? गलत है ये, उत्तर से दक्षिण की ओर तापमान नहीं बढ़ता है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो तापमान बढ़ता है क्या? ये भी गलत प्रश्न है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो भी तापमान, पश्चिम में तो मालवा है और मालवा में कम तापमान रहता है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं तो ये कुछ कुछ सही लग रहा है, स्टॉप कर देते हैं अभी इसको। पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं तो तापमान बढ़ता है क्या? तो
इन दोनों तथ्यों में आपको थोड़ा सा सोचना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो हाँ बात सही है ये, आप पश्चिम से मतलब मालवा में तो समशीतोष्ण है, गर्मी में भी कम गर्मी पड़ती है, और पूर्व की ओर चले जाएंगे तो बघेलखंड वाला विंध्याचल वाला इलाका वो थोड़ा सा ज्यादा गर्म है। पर इससे भी अधिक जो बात है ये सही है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे आप, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो निश्चित है तापमान बढ़ता ही बढ़ता है, राइट, और काफी अंतर आ जाता है उसमें। तो इस कारण से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर होगा। क्लियर। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है, भूमध्य रेखीय। अभी एक एग्जाम्पल दिया था ना अमेजन वाला, वो भूमध्य रेखीय जलवायु थी। फिर मरुस्थलीय है क्या, तो हमारे यहाँ मरुस्थल नहीं है, नहीं है। ध्रुवीय है क्या, मतलब जहां हमेशा बर्फ जमी रहती हो, तो वो भी नहीं है। तो कैसी हो गई, मानसूनी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, स्पष्ट है। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, फिर से प्रश्न आ गया, तो किस प्रकार की है, मानसूनी प्रकार की है, जस्ट पीछे ही देखा। भूमध्य रेखी तो है नहीं, भूमध्य सागरी है नहीं, भूमध्य सागर के आसपास जो जलवायु पाई जाती है यूरोप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या है, मानसूनी प्रकार की जलवायु। तो ये रही बात प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की। अब मेंस में कोई क्वेश्चन आए नहीं थे, मैंने पहले ही बता दिया था आपको है ना। तो मेंस के क्वेश्चन मैंने अपने से बना दिए हैं, आपको क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं समझा देता हूं आपको। देखो, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, टिप्पणी कीजिए, सीधा प्रश्न आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, आप बता देना कि उष्णकटिबंधीय है, क्यों उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी है तो क्यों मानसूनी है। जो पहले परिचय में लाइन लिखी थी तो शुरुआत वहीं से कर देना। बाकी बातें जो आपने जलवायु प्रदेश देखे हैं उनकी कर सकते हैं कि कहाँ कैसा तापमान रहता है, कैसी वर्षा होती है, ये आप बता देंगे। तापमान और वर्षा की बात ऋतुओं से डेटा उठाकर, तो आपका जानकारी जो है ये परफेक्ट माना जाएगा। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। सेम इसी को कैसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताएं बताइए। तो क्या विशेषताएं हैं मध्य प्रदेश की जलवायु की, कि एक तो उष्णकटिबंधीय है, दूसरा मानसूनी है, तीसरा आपका वर्षा कैसी होती है, वर्षा अनिश्चित होती है हमारे यहाँ, कहीं कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। तो एक शब्द क्या याद रखना, वर्षा अनिश्चित, अनिश्चित है ना, कि कभी कम कभी ज्यादा। और एक वर्षा अनियमित, अनियमित का मतलब तो यही होगा है ना, अनियमित नहीं लिखना है, अनिश्चित ही ठीक है। अनियमित या निश्चित है। वर्षा का वितरण असमान बता दो, वर्षा का वितरण कैसा है, असमान। सब जगह एक समान वर्षा तो हो नहीं रही है। मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताओं में सेम वर्षा हो रही है क्या सब जगह, पूर्वी क्षेत्र में अधिक है, दक्षिणी क्षेत्र में अधिक है, उत्तरी क्षेत्र में कम है, पश्चिमी क्षेत्र में कम है, तो अंतर है कि नहीं है। तो ये विशेषता होगी। एकदम सिंपल से पॉइंट से जो हमने पीछे पढ़ा ना वही निचोड़ है यहाँ पर। तापमान की भी बातें कर दीजिए कि तापमान कहाँ क्या कैसा रहता है, वही जलवायु की विशेषताएं। शीतकाल में बढ़िया कम तापमान रहता है, ग्रीष्मकाल में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, लू चलती है, सब जलवायु की विशेषताएं हैं। शीतलहर चलती है, हीट वेव चलती है, सब जलवायु की विशेषताएं हैं। तो ये आपका जलवायु की विशेषताएं हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पीछे मैंने सेम बता दिया, अक्षांशीय स्थिति है, समुद्र से दूरी है, ये सारी बातें। अब देखो इनको मिलाकर एक बड़ा प्रश्न और बन सकता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषता बताइए और साथ में यह बताते हुए प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो ये विशेषताएं बताकर फिर प्रभावित करने वाले कारक जो पीछे पढ़े हमने वो बता देना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश में तापमान संबंधी विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। तो जो हमने ग्रीष्म ऋतु पढ़ी है और शीत ऋतु पढ़ी है, उन दोनों के ही डेटा को मिला जुलाकर तापमान की बात करना है, कम तापमान की भी अधिक तापमान की भी। तो दोनों के जो तापमान संबंधी आंकड़े हैं ठंडी के काल में और गर्मी के काल में, वो आंकड़े उठाकर यहां आपको डालना है। स्पष्ट है बात। जो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में पढ़ी है, स्थानों की बात कर सकते हैं, सबसे ठंडा स्थान, सबसे गर्म स्थान है ना, ठंडी में कितना तापमान रहता है, गर्मी में कितना तापमान रहता है, तो वही विशेषताएं हैं यहाँ की। देन मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण बताइए। तो वर्षा कहाँ कम होती है कहाँ ज्यादा होती है आप जानते हैं। एक निचोड़ के तौर पर तो दो लाइनें हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा कम, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा कम। मतलब पूर्व दिशा में अधिक वर्षा होती है, दक्षिण दिशा में अधिक होती है, उत्तर में वर्षा कम होती है और पश्चिम में वर्षा कम होती है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न आपसे क्या है पूछे जा सकते हैं मेंस में। अभी तक नहीं कोई प्रश्न मिला मुझको, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि कोई भी प्रश्न आ सकता है ना। ऐसा नहीं कि आज तक नहीं आया तो नहीं आएगा, बिल्कुल संभावना है कि आएगा मेंस में, पीएससी के तो आ ही सकता है। तो ये रही क्लास आज की बच्चों। थोड़ा सा खींचा गया लंबा, मतलब छोटा सा ही टॉपिक है, पुस्तकों में देखो 2 पेज में खत्म है, लेकिन अपन ने क्या किया है कॉन्सेप्ट्स के साथ समझा है। यदि आप उनको नहीं समझते तो रटते रह जाते, और रटना नहीं है हमको। अब आप देख रहे हैं ना क्योंकि प्रश्न ऐसे आए थे, मैंने इसलिए इस तरह समझाया आपको।
2023, 2022, 2021 के प्रश्न उठाइए, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हैं और उसमें आपको समझ की ज्यादा जरूरत है, ना कि कोई तथ्यात्मक ज्ञान की। तो ये जलवायु का टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा सभी एग्जाम्स के लिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।